आहान लैला के साथ नाश्ता करता है और फिर उसके बाद नीतू को ढूंढने चले जाता है। एक सुनसान सड़क पर एक आदमी सी लाइन टावर के एक आदमी तन्मय बब्बर को मारने आता है, पर बदले में वो ही उसे मार देता है। वहीं पर एक आदमी और आता है और वो तन्मय को मार देता है। आहान को कुछ गुंडे मिलते हैं, पर तभी वहां पर यामी आ जाती है और पुलिस की धमकी देकर उन्हें वहां से भगा देती है। इसके बाद दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं, जहां पर आहान को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक से यामी वहां से चली जाती है और एक आदमी से मिलती है। आहान यामी से पूछना चाहता था कि वो आदमी कौन था, पर उसे लगा कि सबके अपने सीक्रेट्स हो सकते थे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गया। जब आहान वहां से जा रहा था तब वो आदमी यामी से बात कर रहा था और वो लगातार आहान को जाते हुए घूर रहा था। तन्मय की मौत एक बहुत बड़ी न्यूज थी। वो सी लाइन टावर का आदमी था और वो जयपुर में था, इसलिए वहां पर ये बात आग की तरह फैल गई थी और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। पर जो बात सबसे शॉकिंग थी वो ये थी कि सी लाइन टावर ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। आहान अपने रूम में जब पहुंचा तब वो नहीं जानता था कि सी लाइन टावर में क्या हुआ था, पर अचानक से उसे नजर आया था कि उसके रूम में एक फोटो और एक तलवार थी। आहान नहीं जानता था कि वो फोटो किसकी है, पर उसके नीचे तन्मय बब्बर लिखा हुआ था। वो बहुत क्यूरियस हो गया था कि उसके रूम में ऐसा कौन आया था। उसने उस तलवार को बहुत ध्यान से देखा। वो बहुत शार्प थी और एक ही बार में किसी को भी मार सकती थी, पर आहान ने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगर कोई उसके रूम तक आया था तो फिर वो उसे ढूंढने फिर से जरूर आएगा, ये सोचकर वो सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे कोई उसके दरवाजे को लगातार खटखटा रहा था। इतने लगातार खटखटाने की वजह से आहान की आंख खुल गई। खटखटाने की आवाज इतनी लगातार थी कि आहान बहुत इरिटेट हो गया था। वो बेड से उठा और सबसे पहले उसने वो फोटो और तलवार देखी। वो समझ गया था कि बाहर जो भी था उन चीजों की वजह से आया था। वो अपने बेड से उठा और बिना आवाज किए दरवाजे के पास आ गया। वो बहुत धीरे धीरे आ रहा था, फिर भी बाहर जो इंसान था उसे पता चल गया था कि उसने दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया था। आहान ने जब दरवाजा खोला तब उसने देखा कि एक आदमी हुड पहने हुए खड़ा था। उसने अपना सर नीचे किया, इसलिए उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो आदमी लगातार स्माइल कर रहा था, पर उसकी स्माइल जेन्युइन स्माइल नहीं बल्कि डेविल स्माइल थी। आहान को उसका ऑरा महसूस हो रहा था कि वो वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है। आहान उसे पहचान नहीं पाया था, इसलिए उसने पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ याद दिलाने आया हूँ। आहान ने जब ये बात सुनी तब उसे बहुत अजीब लगा। उसने कहा, मुझे याद दिलाने आया हो? पर क्या? उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि सी लाइन टावर से बचकर रहना। उस आदमी की ये बात सुनकर आहान को वो वार्निंग लेटर याद आया। उसे लगा कि शायद यही है वो जो नहीं चाहता था कि वो सी लाइन टावर जाए, इसलिए उसने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? पहले जो लेटर भेजा था क्या वो तुमने ही भेजा था? उस आदमी ने कहा, मैंने तुम्हें कोई लेटर नहीं दिया था, मैंने तुम्हें बस कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, जैसे ये फोटो और तलवार। और हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ आहान रायज़ादा, तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकालना कौन सा मुश्किल काम है? आहान ने पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम जानना चाहते हो? बताता हूँ, मेरा नाम लखन है। और हाँ, 2 मिनट और। लखन आहान से बहुत कैजुअली बात कर रहा था, पर आहान बहुत अलर्ट था। उसके किसी भी अटैक का जवाब देने के लिए आहान बिल्कुल तैयार था। लखन ने कहा, बस 30 सेकेंड और। आहान ने कहा, इस काउंटडाउन का क्या मतलब है? लखन मुस्कुराया और उसने कहा, ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम्हारे जयपुर आने से बहुत लोग खुश हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, तो तुम्हें सरप्राइज देना तो बनता है ना। लखन क्या बोल रहा था आहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई इतनी रात को उसे गिफ्ट देना चाहता था, ये सोचकर आहान को बहुत अजीब लग रहा था। जब आहान इसके बारे में सोच रहा था तभी 2 आदमी कॉरिडोर से भागते हुए आए। उन्हें देखकर साफ पता चल गया था कि वो बहुत गुस्से में थे और शायद लखन को ढूंढ रहे थे। लखन ने स्माइल किया और कहा, गेम ओवर। इसके बाद बिना आहान की परमिशन लिए वो उसके रूम में घुस गया, और जैसे ही आहान ने रूम में देखा तो वो गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हवा खा गई थी। वो दोनों आदमी वहां आए और उनमें से एक ने कहा, तुम कौन हो? दूसरे आदमी ने कहा, अभी तुम जिससे बात कर रहे थे वो कहाँ है? आहान इन सवालों से हैरान हो गया था। उसने कहा, वो आदमी रूम में गया था पर फिर गायब हो गया। उन दोनों ने आहान से कुछ नहीं पूछा और ना ही बताया और सीधा उसके रूम में घुस गए। जब उन्होंने टेबल पर तन्मय की फोटो और तलवार देखी तब उनमें से एक आदमी ने कहा, यह आदमी उसके साथ मिला हुआ है, यह तन्मय सर की तलवार है। ये बात सुनकर दूसरे आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम ही हो जिसने तन्मय सर को मारा है, अब तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। उन्होंने आहान को समझाने का मौका भी नहीं दिया और सीधा उसकी तरफ अटैक करने के लिए भागे। ये देखकर आहान बहुत परेशान हो गया, पर अपने आप को बचाने के लिए वो भी तैयार था। उन दोनों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, पर आहान समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो बस उन दोनों से लड़ रहा था। उसने कहा, तुम दोनों को शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं उस आदमी को बिल्कुल नहीं जानता। उन दोनों में से किसी को भी आहान की बात पर विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा, अपनी बकवास बंद करो, आज हम तुम्हें जान से मार कर रहेंगे। आहान बहुत हेल्पलेस था, उसके पास फाइट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। जब आहान को एक मौका मिला वो वहां से भागने लगा। वो दोनों आदमी भले ही बहुत स्ट्रांग थे, पर वो भागने में इतने तेज नहीं थे। आहान लाइट की तरह रात के अंधेरे में भाग रहा था। उसे पकड़ पाना नामुमकिन था।
कुछ ही देर में आहान उनकी पहुंच से बाहर हो गया था। तब उन दोनों ने भी आहान के पीछे भागना बंद कर दिया था। आहान अब सड़क पर अकेले चल रहा था। वहां पर थोड़ी बहुत लाइट थी पर ज्यादातर अंधेरा ही था। आहान ने देखा कि लखन उनके सामने खड़ा था। जब आहान ने देखा कि वो उस पर अटैक नहीं करेगा तब उसने पूछा, वो दो लोग सी लाइन टावर से थे? लखन आहान को देखकर मुस्कुराया और उसने कहा, अब सी लाइन टावर के साथ तुम्हारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। वो होटल से तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए तुमने होटल में सारी सही इन्फॉर्मेशन दी होगी। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि लखन ऐसी बातें क्यों कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे क्यों फंसाना चाहता था। उसने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? लखन ने कहा, मैं तो तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ बस। आहान ने कहा, मैं ना ही तुम्हें जानता हूँ ना ही हमारी कोई दुश्मनी है, फिर ये तुम सब क्यों कर रहे हो? तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? लखन ने कहा, रीजन? अब इस बात का तुम्हें रीजन भी जानना है? इसके बाद उसने कुछ सोचने का नाटक किया और कहा, सॉरी, इसका कोई रीजन नहीं है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। आहान ने कहा, तुम बहुत अजीब हो। अगर तुम्हें मुझसे डील करना है तो सीधा सीधा रीजन क्यों नहीं बताते, या फिर तुम मेरी स्ट्रेंथ से डर रहे हो? लखन ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें आसानी से हरा भी सकता हूँ। आहान ने उसकी बात से मना नहीं किया और कहा, इसका मतलब यही है कि तुम सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि मेरे साथ जो लोग हैं उनसे भी डील करना चाहते हो, जैसे नीतू। आहान ने नीतू का नाम सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि वो जानता था कि नीतू का नाम सुनकर लखन कैसे रिएक्ट करता है। उसने कहा, तुम ग्रैंड मास्टर नीतू का नाम लेकर मुझे डराना चाहते हो क्या? अगर वो यहाँ पर होती तो मैं यहाँ से कब का भाग चुका होता, पर फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर आहान ने पूछा, तुम जानते हो नीतू कहाँ है? वो जानता था कि लखन उसके सवाल का जवाब नहीं देगा, पर फिर भी उसने पूछ लिया। लखन ने कहा, वो तुम्हें ढूंढते हुए 2 दिन में आएगी, इसके अलावा तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने आहान को देखा और कहा, अब मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया है, मैं तो वापस जाकर आराम कर लूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि तुम अब वापस होटल जा पाओगे। लखन की बात सच थी, वो अब होटल नहीं जा सकता था क्योंकि शायद वो दोनों लोग वहां पर उसका इंतजार कर रहे थे। वापस होटल जाने का मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। आहान ने अपने सोने के लिए एक बेंच ढूंढा और अपनी रात वहीं बिताई। सुबह किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो? आहान ने अपनी आंखें खोली तब उसने देखा कि उसके सामने यामी खड़ी थी। आहान ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यामी ने कहा, ये मेरे ऑफिस का रास्ता है, मैं यहाँ से जा रही थी तो तुम मुझे दिख गए। आहान ने इधर उधर देखा तब उसे एहसास हुआ कि वो एक अनजान रास्ते पर है। उसे नहीं पता था कि वो भागते भागते कहाँ पर आ गया था। यामी ने स्माइल किया और कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वैसे भी मुझे तुम्हारे इरादे खास अच्छे नहीं लग रहे हैं। आहान ने कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, पर क्या तुम मुझे एक ब्रेकफास्ट ट्रीट दे सकती हो? यामी ने कहा, तुम एक लेडी से ब्रेकफास्ट ट्रीट मांग रहे हो? आहान के पास पैसे नहीं थे और उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसे ब्रेकफास्ट ट्रीट मांगने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी। आहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्माइल करने लगा। यामी पास की शॉप से कचौरी और चाय लेकर आ गई। आहान ने वो खाई और यामी से थैंक यू बोला। यामी जानती थी कि आहान उसका पीछा नहीं कर रहा था, इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों सो रहे थे? आहान उसे असली कारण नहीं बता सकता था, इसलिए उसने बस ऐसे ही एक बहाना बना दिया। यामी ने उसके आगे उससे कोई सवाल नहीं किया बल्कि उससे कहा, मैंने तुम्हें ब्रेकफास्ट ट्रीट दी है तो तुम्हें भी मेरी मदद करना चाहिए। आहान ने पूछा, तुम्हें क्या मदद चाहिए? यामी ने कहा, वो मत पूछो, बस ये बताओ तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। अगर नहीं करोगे तब भी कोई बात नहीं है। आहान ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, तुमने मुझे खाना खिलाया है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। जब आहान यामी की मदद करने के लिए मान गया तब वो बहुत खुश हो गई। इसके बाद उसने आहान को ऊपर से नीचे तक देखा और जज किया। उसने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, पर तुम्हारी हालत अभी सही नहीं है। आहान ने कहा, सही नहीं है मतलब? यामी ने इसका जवाब नहीं दिया बल्कि बस अपनी बात बोल दी। उसने कहा, मुझे पहले तुम्हें अच्छे से ड्रेसअप करना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हारा थोड़ा हेयर मेकओवर करना पड़ेगा और फिर तुम बिल्कुल तैयार हो जाओगे। इसके बाद तुम्हें जो दिखेगा वो देखता ही रह जाएगा। आहान ने सोचा कि अगर वो यामी की मदद करने के लिए मान गया तो अब पीछे नहीं हट सकता था। यामी जो चाहे वो कर सकती थी क्योंकि आहान को इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। आहान नहा धोकर तैयार हुआ और यामी ने उसे नया आउटफिट दिया। इसके बाद उसने आहान के बालों को थोड़ा अच्छे से सेट किया। ये सब करते हुए दोपहर के 4 बज गए थे। यामी ने अब तक आहान को कुछ नहीं बताया था, इसलिए उसने पूछा, तुम मेरे साथ आखिर करना क्या चाहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे किसी को बेचने वाली हो? यामी जोर से हंसने लगी और उसने कहा, ऐसा हीरो बनाकर मैं तुम्हें थोड़ी बेचूंगी। आहान ने कहा, फिर तुम क्या करना चाहती हो? यामी आहान के साथ क्या करना चाहती थी, जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जब आहान अपने रूम में पहुंचता है तब उसे तन्मय का फोटो और उसकी तलवार नजर आती है। आहान को समझ नहीं आता है कि वो चीजें रूम में क्यों थी, पर वो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि वो जानता है कि जिसने भी ये किया है वो उससे मिलने जरूर आएगा। रात को करीब 2 बजे आहान के रूम में लखन आता है और तन्मय के मर्डर में उसे फंसाने की कोशिश करता है। 2 लोग लखन को ढूंढते हुए आते हैं पर आहान को देखकर समझते हैं कि तन्मय को आहान ने मारा है। आहान होटल से भाग जाता है और अगली सुबह यामी से मिलता है जो उसे तैयार करके कहीं ले जाना चाहती है।
यामी ने कहा, जब तुम मेरे फ्रेंड से मिलो तब ज्यादा मत बोलना। आहान ने कहा, हम तुम्हारे फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं? यामी ने कहा, हाँ, मेरी फ्रेंड हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मेरे सामने शो ऑफ करती रहती है, तो इरिटेट होकर मैंने भी कह दिया कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है। आहान ने कहा, पर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। यामी ने कहा, ये बात तो तुम और मैं जानते हैं ना, मेरी फ्रेंड थोड़ी जानती है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, मैं एक बार उसका मुंह बंद कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। आहान ने कहा, ये तुम्हारी मदद कम और मेरे लिए सजा ज्यादा है। इस पर यामी ने उसे टेढ़ी नजरों से देखा और कहा, अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं अपनी फ्रेंड को बोलकर आई हूँ कि हम आ रहे हैं। आहान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे यामी का बॉयफ्रेंड बनना ही पड़ा, पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। जयपुर बड़ा शहर था और यहाँ पर भी लोगों की अलग अलग कैटेगरीज थी। यामी एक हाई प्रोफाइल शॉप में अच्छी पोजीशन पर काम करती थी, इसलिए उसके ज्यादातर दोस्त भी हाई प्रोफाइल थे। उनकी कार एक विला के सामने रुकी। दोनों कार से उतरे और यामी ने आहान का हाथ पकड़ लिया और दोनों अंदर चले गए। एक लेडी ने उन्हें वेलकम किया। उसका चेहरा थोड़ा शबी था और वो यामी जितनी खूबसूरत नहीं थी, पर फिर भी उसके चेहरे पर स्माइल बहुत जेंटल और प्रिटी लग रही थी। उस लेडी ने आहान को देखा और कहा, यामी, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये तो बहुत हैंडसम है। ये सुनकर आहान मुस्कुराया और उसने कहा, थैंक यू। यामी ने कहा, हाँ, ये बहुत हैंडसम और बहुत रिच है। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों लड़कियों में कोई कंपटीशन चल रहा था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा था, पर वो इतना समझ गया था कि यामी किसी बात को लेकर गुस्सा थी। इसके बाद वो लोग डाइनिंग हॉल में पहुंचे। वहाँ पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड बैठा हुआ था जो फोन पर बात कर रहा था। आहान ने देखा कि वो बहुत शांत और जेंटल आदमी था। जब उसने देखा कि वो लोग आ गए थे, तब उसने उन्हें देखकर स्माइल किया और फिर फोन रख दिया और उनके पास आ गया। जब सब लोग बैठ गए थे, तब उस आदमी ने कहा, निकिता ने मुझसे कहा था कि उसकी दोस्त आ रही है। ये सुनकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने ये भी कहा था कि वो बहुत खूबसूरत है, पर मुझे यकीन नहीं हुआ। आपको देखकर अब मुझे लगता है कि मुझे निकिता की बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। ये सुनकर निकिता ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे बीच में यामी सबसे सुंदर लड़की थी। मैंने झूठ नहीं बोला था। वहाँ पर बस यामी की बातें हो रही थी और आहान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, पर आहान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो वैसे भी ये सारे कॉन्वर्सेशन बोरिंग लगते थे। अचानक से टेबल के नीचे से यामी ने आहान को पैर पर किक किया और उसे गुस्से में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहना चाह रही थी कि उसे भी उसकी तारीफ करनी चाहिए। आहान यामी का इशारा तुरंत समझ गया, इसलिए उसने कहा, मैं बहुत लकी हूँ कि यामी मेरी जिंदगी में है। उसके बिना सब कुछ बहुत अधूरा लगता है। यामी ने शर्माते हुए कहा, आप सब लोग भी ना कैसी बातें कर रहे हो, मुझे शर्म आती है। यामी ये बात शर्माते हुए जरूर बोल रही थी, पर मन ही मन वो बहुत खुश थी। इसके बाद निकिता ने आहान को देखा और कहा, यामी, तुमने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया, ये लग तो बहुत हाई क्लास रहे हैं, पर मैंने इनके बारे में कभी सुना नहीं है। यामी और आहान ने इस टॉपिक पर पहले कोई बात नहीं की थी। यामी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे जिससे दोनों की बातें क्लैश ना हो। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस यामी की तरफ देखने लगा, जैसे उसे कह रहा हो कि इस सवाल का जवाब वो ही दे। यामी ने स्माइल किया और कहा, ये यहाँ काम नहीं करता है, ही इज नॉट ए लोकल। निकिता ने कहा, तो क्या हुआ, आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया इतना फास्ट है कि किसी के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। कोई भी कंपनी हो, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब ये मत कहना कि ये सिर्फ एक मामूली कॉर्पोरेट ऑफिशियल है। निकिता ये सारी बातें स्माइल के साथ कह रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो उन दोनों को जज कर रही थी। यहाँ पर यामी अटक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने आहान से कभी भी उसके काम के बारे में नहीं पूछा था और वो हमेशा उसे फ्री नजर आता था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काम करता भी है या नहीं। ये देखकर आहान ने कहा, एक्चुअली मेरा फैमिली बिजनेस है, इसलिए मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर निकिता ने कहा, ओह, तो आप उन रिच सेकंड जनरेशन को बिलोंग करते हैं? ये मैंने नहीं सोचा था। आहान इस बात पर बस स्माइल करने लगा। इसके बाद उन लोगों ने डिनर करना शुरू किया। बीच बीच में यामी और निकिता आपस में बात कर रहे थे, पर उसका बॉयफ्रेंड और आहान चुपचाप खाना खा रहे थे। खाने के बाद वो दोनों लेडीज वहाँ से चली गई और आहान विला की बालकनी में आ गया। निकिता का बॉयफ्रेंड वहाँ आया और उसने आहान से पूछा, आप बोर हो रहे हैं ना? आहान ने उसकी तरफ देखा। जब उसे लगा कि वो उससे ही बात कर रहा है, तब उसने कहा, हाँ। उस आदमी ने कहा, औरतें ऐसी होती हैं, उन्हें किसी ना किसी चीज को कंपेयर करना ही होता है। आपको ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी, ये सब नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया और उसने कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस आदमी ने स्माइल किया और कहा, वैसे मैंने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। मेरा नाम कविश बोहरा है, मैं साउथ वेस्ट की बोहरा फैमिली को बिलोंग करता हूँ। आहान ने सोचा कि अगर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब साफ था कि वो उसे जानता था। उसने स्माइल किया और कहा, आहान रायजादा। कविश ने कहा, आप जब आए थे तब मैं आपको पहचान गया था, पर सबके सामने कुछ बोला नहीं। ये सुनकर आहान हैरान हो गया। उसने कहा, आपने यामी से मेरी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कुछ नहीं बोला, है ना? कविश ने कहा, हाँ, वैसे आप जयपुर क्यों आए हैं? सी लायन टावर के सीक्रेट स्टैश को खोलने के लिए? आहान ने कहा, पर उस सीक्रेट स्टैश को खोलने के लिए तो वो गोल्ड कॉइन चाहिए ना, जो अब तक वर्मा फैमिली के पास ही है। उसके बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। कविश ने कहा,
हाँ, वो गोल्ड कॉइन चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बिना गोल्ड कॉइन की मदद से उस स्टैश को खोलना चाहते हैं। ये सुनकर अहान बहुत हैरान हो गया था। उसे नहीं लगा कि कोई कोशिश करेगा। उसने कहा, तो क्या आप भी उस सीक्रेट स्टैश को खोलने के लिए आए हैं? कविश ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ अपने बिजनेस के काम से आया हूँ, और जहां तक बात उस स्टैश को खोलने की है तो वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है। अहान ने पूछा, क्यों? कविश ने कहा, क्योंकि मुझे मरने से डर लगता है। इस इंसिडेंट की वजह से ऑलरेडी किसी की मौत हो चुकी है। उसका नाम तन्मय बब्बर था। अहान बड़बड़ाया, तन्मय बब्बर? उसे देखकर कविश ने पूछा, क्या आप तन्मय बब्बर को जानते हैं? अहान ने नाम में गर्दन हिलाई और कहा, मैं उसे नहीं जानता हूँ, पर यह नाम सुना सुना सा लग रहा है। अहान को याद आया कि उसके रूम में जो फोटो थी उस पर तन्मय बब्बर लिखा हुआ था। अहान ने सोचा कि वो मर चुका था, पर उसका कातिल शायद लखन ही था। अहान ने पूछा, उसका मर्डर क्यों हुआ था? कविश ने कहा, पता नहीं, सी लायन टावर भी इसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनके पास भी कोई क्लू नहीं है। अहान को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो वो सी लायन टावर की हिट लिस्ट पर आ जाएगा, पर अहान के साथ जो कुछ हुआ वो शायद कविश नहीं जानता था। अहान ने कहा, मैं जयपुर किसी को ढूंढने आया हूँ, सीक्रेट स्टैश को खोलने की कोशिश करूंगा या नहीं ये मैं अभी नहीं जानता हूँ। जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तब वो दोनों लड़कियां भी वहां पर आ गई। यामी अब वहां से जाना चाहती थी। अहान को जाते देख कविश ने कहा, मिस्टर अहान, अगर आपके पास वक्त हो और कभी आप साउथ वेस्ट आओ तो मुझसे जरूर मिलना। बोहरा फैमिली आपकी बहुत अच्छी खातिरदारी करेगी। ये सुनकर अहान ने कहा, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं जरूर आऊंगा। विला से निकलने के बाद यामी लगातार निकिता की बुराई कर रही थी। अहान को दोनों ही बहुत रीजनेबल लगे थे, पर यामी लगातार कंप्लेन कर रही थी। ये सब सुनते सुनते अहान बहुत बोर हो गया था, इसलिए उसने कहा, तुम थक नहीं जाती क्या? यामी ने कहा, किससे? अहान ने कहा, लोगों की बुराई करते करते कब से बस एक बात के पीछे पड़ी हुई हो। यामी ने कहा, हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि निकिता बहुत अजीब है? कैसे शो ऑफ कर रही थी, उसने तुम्हें भी नीचे दिखाने की कोशिश की। वो फिर से शुरू हो गई थी, इसलिए अब अहान बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। उसने उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। जब यामी ने ये देखा तब उसने अहान के लिए कहा, वैसे मैंने देखा कि तुम और कविश बहुत बात कर रहे थे, तुम उसे जानते हो क्या? अहान ने कहा, मैं उसे जानता नहीं हूँ, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा उसके साथ इंट्रोडक्शन करवा सकता हूँ। यामी ने कहा, भले ही वो बहुत हैंडसम और अमीर है, पर मैं किसी ऐसे आदमी के साथ फ्लर्ट नहीं करती जिसकी गर्लफ्रेंड हो। अहान ने कहा, मतलब तुम अपने प्रिंसिपल्स की बहुत पक्की हो? यामी ने कहा, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? अहान ने कहा, तो और क्या सोचूं? यामी ने कहा, तुम ये भी सोच सकते हो कि मैं बहुत काइंड हूँ? अहान ने उसे डाउटफुली देखा और कहा, कैसे? यामी ने कहा, अगर मैंने कविश को इम्प्रेस कर दिया तो वो निकिता को छोड़ देगा, इससे निकिता बहुत उदास हो जाएगी और उसका मन खराब हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती, तो क्या मैं काइंड नहीं हुई? अहान ने स्माइल किया और सार्कास्टिकली कहा, ऐसी काइंड लड़की मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। यामी को ड्रॉप करने के बाद अहान वापस होटल में आ गया। उसने सोचा कि अगर वो दो लोग उसे ढूंढ रहे होंगे तो वो किसी न किसी तरह से उसे समझा देंगे। वो समझ गया था कि वो लोग वहां पर तन्मय के मर्डर की वजह से ही थे, पर जब वो वापस आया तब वो लोग वहां पर नहीं थे। उसने रिसेप्शन पर भी पता किया, तब रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि किसी ने उनके बारे में नहीं पूछा था। अहान बहुत क्यूरियस हो गया था, पर वो सारी बातें क्लियरली समझ नहीं पा रहा था। जब वो वापस रूम में आया तब सब कुछ वैसा का वैसा था, बस वो तलवार और फोटो वहां पर नहीं थे। शायद वो दो आदमी उसे वहां से ले गए थे, पर अहान बहुत बेचैन हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उन दो आदमियों ने इस रूम में कुछ किया होगा, इसलिए वो अपना रूम चेंज करना चाहता हो। जयपुर में इस वक्त बहुत बारिश हो रही थी। बारिश लगातार कुछ दिनों तक होती रही, इसलिए अहान उस होटल से बाहर गया ही नहीं। वो वहीं होटल पर रहता था। उसे लग रहा था कि सब उसके बारे में भूल चुके थे। न लखन वापस आया, न नीतू का कोई मैसेज था, और ऐसा लग रहा था जैसे सी लायन टावर ने भी मान लिया था कि अहान ने मर्डर नहीं किया था। अहान जब डाइनिंग हॉल में आया तब वहां पर लैला भी आ गई थी। लैला भी इस होटल में रुकी हुई थी, पर बहुत दिनों से वो एक दूसरे से मिले नहीं थे। जब वो बात कर रहे थे तब अचानक से अहान से मिलने कोई आया। अहान उठा और चला गया। वो जिस तरह वहां से जा रहा था ऐसा लग रहा था जैसे वो उस आदमी को जानता था। उस आदमी से मिलने के बाद अहान ने पूछा, कविश, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कविश ने कहा, कोई आपसे मिलना चाहता है। अहान ने पूछा, कौन? कविश ने कहा, वो सी लायन टावर के लोग हैं। क्या ये सी लायन टावर के लोग अहान के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करने वाले हैं? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अहान यामी का बॉयफ्रेंड बनकर उसकी दोस्त निकिता और उसकी बॉयफ्रेंड कविश से मिलने जाता है। वहां पर कविश से बात करते वक्त उसे पता चलता है कि कुछ लोग बिना गोल्ड कॉइन की सीक्रेट स्टैश को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अहान अंदाजा लगाता है कि शायद तन्मय का कातिल लखन है। डिनर के बाद अहान जब अपने होटल आता है तब वहां पर उसे कोई खतरा नजर नहीं आता है। अगले दिन जब वो नाश्ता कर रहा होता है तब वहां पर कविश आता है और कहता है कि कोई सी लायन टावर से उससे मिलने आया है। जब कविश ने कहा कि सी लायन से उससे कोई मिलना चाहता था तब उसे डाउटफुली वो देखने लगा। ये देखकर कविश ने कहा, एक्चुअली उस दिन आपसे मिलने के बाद मैंने अपने फ्रेंड को बताया था कि मैं आपसे मिला था। उसके बाद सी लायन टावर के लोग मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अहान ने पूछा, तो फिर वो पर्सनली मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अहान ने ये सवाल तो पूछा था, मगर उसका जवाब वो जानता था। शायद उन्हें पता चल गया था कि उस दिन
उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से आहान ऑफेंड हो सकता था, इसलिए वो पर्सनली उसे इनवाइट करने नहीं आए थे और कविश को मिडिलमैन बनाया था। ये सोचकर आहान खुश और सेटिस्फाइड था। उसे लगा कि ये ट्रिक बहुत अच्छी थी, साथ ही उसे लगा कि सी लायन टावर उसकी रिस्पेक्ट करता है। उसने कहा, ठीक है, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कविश भी बहुत खुश हो गया था। जब आहान उसकी बात मान गया तो सी लायन टावर के सामने भी उसकी इज्जत रह गई थी। उसने कहा, सी लायन टावर ने कहा है कि अगर आप मिलने के लिए मान जाते हैं तो फिर वो आपको कल डिनर पर बूमलाइट रेस्टोरेंट में इनवाइट करना चाहते हैं। आहान को नहीं पता था कि वो रेस्टोरेंट कैसा है, पर वो जानता था कि अगर सी लायन टावर के लोगों ने उसे वहां बुलाया है तो फिर वो हाई क्लास ही होगा। उसे इनवाइट करने के बाद कविश वहां से चला गया था। जब आहान वापस टेबल पर आया तब उसने देखा कि लैला वहां से जा चुकी थी। आहान इसके बाद लाउंज एरिया में गया और वहां पर बुक पढ़ने लग गया। अगले दिन मौसम बहुत अजीब सा था। आसमान में काले बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आहान ने अपना पूरा दिन नीतू के इंतजार में अपने रूम में ही बिताया था। करीब 5 बजे वो उठा और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। 7 बजे उसे बूमलाइट रेस्टोरेंट में पहुंचना था, इसलिए वो तैयार हुआ और होटल से निकल गया। जब आहान ने ड्राइवर से कहा कि उसे बूमलाइट रेस्टोरेंट जाना है तब वो भी बहुत एक्साइटेड हो गया और आहान से बहुत पोलाइटली बात करने लगा। शायद वो जगह बहुत फेमस थी और वहां पर ऑथेंटिक डिशेस मिलती थी, पर आहान की नजर में वो बस एक खाने की जगह थी। जब वो वहां पर पहुंचा तब उसने देखा कि कविश गेट पर उसका इंतजार कर रहा था। आज वो बहुत शांत लग रहा था। उसने हमेशा की तरह सूट नहीं बल्कि फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। आहान ने पूछा, सी लायन टावर से मुझसे मिलने कौन आया है? कविश ने कहा, हॉल के लीडर धनराज साहनी। आहान ने गहरी सांस ली और कहा, धनराज साहनी? वो कोई छोटी पर्सनालिटी नहीं है, वो मुझसे मिलने पर्सनली क्यों आए हैं? मेरा इतना भी कोई नाम नहीं है। कविश ने कहा, मिस्टर आहान, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर ये मनाली होता तो आपकी जो आइडेंटिटी है उसकी वजह से आप शायद उनसे कभी मिलते ही नहीं। आहान ने सोचा कि मनाली की बात अलग थी, पर जो कविश कह रहा था वो शायद कहीं ना कहीं सच भी था। मनाली में वो शायद नहीं मिल पाते, पर यहाँ पर उसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब वो लोग रेस्टोरेंट में गए तब उसने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग पहले से मौजूद थे। धनराज के अलावा वहाँ कुछ और लोग भी थे। 2 लोग ऐसे भी थे जिन्हें आहान पहले देख चुका था। ये वही थे जिन्होंने उस रात आहान पर अटैक करने की कोशिश की थी। उसे समझ नहीं आया था कि ये दोनों वहाँ पर क्या कर रहे थे। जब आहान टेबल के पास आया तब धनराज ने खड़े होकर उसे ग्रीट किया और कहा, मैंने नहीं सोचा था कि आप जयपुर आएंगे। ये जयपुर के लिए बहुत बड़ी बात है। धनराज की उम्र करीब 45 साल होगी और उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां थी। आहान उनका गेस्ट था, इसलिए वो उससे बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे। उसकी जो पहचान थी उसके हिसाब से कोई भी आहान को वहाँ पर डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता था। जब वो ऐसे बात कर रहे थे तो आहान के पास भी एटीट्यूड दिखाने का कोई कारण नहीं था। उसने भी बहुत प्यार से कहा, आपने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। धनराज ने कहा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद वहाँ पर अलग अलग डिशेस सर्व होने लगी। ज्यादातर डिशेस जयपुर की फेमस डिशेस थी और कुछ अलग अलग क्यूजिन्स भी थे। ये सारा खाना देखकर आहान के मुंह में पानी आने लग गया था। वो दोनों जानते थे कि जो बात होगी वो खाने के बाद होगी, इसलिए वो लोग आपस में बहुत कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहे थे। धनराज आहान को जयपुर के बारे में बता रहे थे और आहान भी खुशी खुशी खाना खाते हुए उनकी बातें सुन रहा था। इसके बाद कुछ मैटर्स थे जिनसे डील करना जरूरी था, इसलिए धनराज ने अपना स्पून नीचे रखा और कहा, आहान, उस रात जो भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हमारे आदमियों को गलतफहमी हो गई थी और उन्होंने आप पर अटैक कर दिया। यह सिर्फ आपके लिए वेलकम डिनर नहीं बल्कि अपॉलॉजी डिनर भी है। इसके बाद धनराज ने उन दोनों लड़कों की तरफ देखा और कहा, तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? आहान को सॉरी बोलो। दोनों तुरंत आहान के पास आए और उन्होंने कहा, आहान सर, वी आर सॉरी, हमें आपको समझने में गलती हो गई थी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आहान ने कैजुअली अपने हाथ हिलाते हुए कहा, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ था। आहान की इस बात का मतलब था कि उसने उन्हें माफ कर दिया था और सी लायन टावर से अब कोई उसका ग्रज नहीं था। ये मैटर सॉल्व होने के बाद धनराज ने कहा, आहान, आप जयपुर क्यों आए हैं? आप यहाँ पर सीक्रेट स्टैश के लिए आए हैं ना? आहान ने इस बात को मानने से मना कर दिया और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जो एक मार्शल आर्टिस्ट कल्टीवेटर को ग्रैंड मास्टर रेल में पहुंचा सकता है। धनराज ने डिसअपॉइंट होते हुए कहा, फिर तो आपको निराश होना पड़ेगा। बिना उस गोल्ड कॉइन के कोई भी सी लायन टावर का सीक्रेट स्टैश नहीं खोल सकता है और वो हमारे पास नहीं है। आहान ने कहा, पर मैंने तो सुना है कि लोग बिना गोल्ड कॉइन के भी उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। धनराज ने कहा, पता नहीं ये अफवाह किसने फैला दी है। ये सुनकर अब बहुत लोग जयपुर आ रहे हैं। आहान ने भी बस ये बात सुनी थी पर उसे पूरी तरह विश्वास नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो कोई ना कोई उसे खोलने की कोशिश कर चुका होता और ये बात पूरे मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में फैल चुकी होती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आहान ने कुछ सोचा और कहा, ऐसी बात है, मुझे लगा सच में किसी को उसे बिना गोल्ड कॉइन के खोलने का तरीका मिल गया है। धनराज ने कहा, वैसे आहान, आप तो जानते ही होंगे कि किसी ने तन्मय को जान से मार दिया है। जब उसने ये बात सुनी तब सबसे पहले उसके मन में लखन का ख्याल आया। उसने पूछा, तो क्या आप नहीं जानते कि उसे किसने मारा है? धनराज ने कहा,
हमें सिर्फ इतना पता है कि वो हुडी पहनता है, इसके अलावा हम उसका नाम पता कुछ नहीं जानते हैं। उस रात भी उसके पीछे भागते भागते हम आपके रूम तक आए थे, पर फिर वो वहां से भाग गया। और आगे क्या हुआ ये आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आहान समझ गया था कि धनराज क्या कहना चाहते थे। उसने कहा, तो आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं उससे रिलेटेड हूँ या नहीं, मैं उसे जानता हूँ या नहीं? धनराज ने कहा, हाँ, हमने उसे आपके साथ देखा है। आहान ने कहा, मैं उसे नहीं जानता हूँ, वो तो बस मेरे रूम में आ गया था, मैं तो आपके आदमियों तक को नहीं जानता था। इसके बाद आहान ने उस रात को जो भी हुआ वो सब डिटेल में बता दिया। उसे नहीं पता था कि धनराज को उसकी बात पर कितना भरोसा था, पर उसने जो कुछ कहा था वो उन्होंने बहुत ध्यान से सुना था। इसके बाद आहान ने कहा, मुझे बस इतना ही पता है, उसका नाम लखन है। अब इससे आप क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं ये सिर्फ आप जानते हैं। नाम सुनकर धनराज बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा, कहिए वो तो नहीं? आहान ने कंफ्यूजन में पूछा, आप उसे जानते हैं? क्या वो बहुत पावरफुल है? जैसे ही आहान ने ये सवाल पूछा, एक पत्थर उसके बोल पर आकर लगा। पत्थर लगते ही बोल टूट गया और उसमें से जो सब्जी थी वो भी उछल गई। आहान चौकन्ना था, इसलिए उसने डॉज कर लिया और उसे चोट नहीं आई, पर बाकी लोग बहुत हैरान हो गए थे। धनराज ने जहां से पत्थर आया था उस डायरेक्शन में देखा और कहा, कौन है वहां पर? इस वक्त धनराज की आवाज में गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। आहान के चेहरे पर भी सीरियस एक्सप्रेशन था। वो जानता था कि अगर कोई वहां आया था तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने आया था। जब उन्होंने उस साइट को देखा तो वहां पर एक आदमी हुडी पहने हुए खड़ा था। ये वही लखन था जिसके बारे में इस वक्त सब बात कर रहे थे। तुम? धनराज ने कहा। सब लोग उसे पहचान गए थे, सब उसे देखकर थोड़ा नर्वस हो गए थे, बस एक आहान था जो वहां पर कॉन्फिडेंटली खड़ा था। लखन मुस्कुराया और उसने कहा, आप लोग मेरे बिना पार्टी कर रहे हैं, ये मुझे कैसे अच्छा लग सकता था? आपने मुझे नहीं बुलाया पर फिर भी मैं आ गया, पर अब लग रहा है कि मैं लेट हो गया। आप लोगों ने तो खाना खा लिया है। धनराज लखन की ताकत के बारे में जानते थे, इसलिए वो कोई भी बेवकूफी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने लखन से पूछा, यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहते हो तुम? वहां पर बहुत लाइट थी, पर फिर भी कोई लखन का चेहरा देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। उसने कहा, तुम लोग मेरे बिना पार्टी कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं उसे बर्बाद करने आ गया। इसके बाद उसने आहान को देखा और कहा, मैं चाहता था कि तुम दोनों लड़ाई करो और एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ, पर तुम यहाँ पर डिनर एंजॉय कर रहे हो। मैंने नहीं सोचा कि ऐसा हो जाएगा, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही उसने ये बात बोली, उसने अपने हाथ से पत्थर धनराज की तरफ फेंका। धनराज ने तुरंत रिएक्ट किया और वहां से हट गए। ये देखकर सी लाइन टावर के बाकी लोग हैरान थे, कोई भी अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं था। आहान ने कविश को देखा जो बहुत घबराया हुआ था। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। उसके बाद उसने कविश से वहां से जाने के लिए कह दिया। ये सब लखन ने नहीं किया था, पर जब कविश वहां से जा रहा था तब लखन ने देख लिया था, लेकिन उसने नहीं रोका उसे। जब तक आहान वहां पर था तब तक लखन को किसी और से कोई लेना देना नहीं था। धनराज और किसी ने भी अटैक नहीं किया था, पर लखन अटैक करने के लिए तैयार था। उसने धनराज पर 3-4 बार अटैक किया था। धनराज इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं थे। जब आहान ने ये देखा तब वो उनकी मदद के लिए पहुंचा, पर लखन ने आहान को अटैक करने का मौका नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर पूछा, तुम मुझ पर अटैक करना चाहते हो? आहान ने कहा, मैं यहाँ पर शांति से खाना खा रहा था, पर तुमने मेरा डिनर बर्बाद कर दिया, तो मुझे गुस्सा कैसे नहीं आएगा? अगर मैंने अपना गुस्सा नहीं उतारा तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लखन हंसने लगा और उसने कहा, बस इतनी सी बात है या कोई और बात भी है? आहान ने जवाब दिया, तुमने मुझे तन्मय बब्बर के कत्ल में फंसाने की कोशिश की, उसका बदला भी तो लेना पड़ेगा ना? लखन ने कहा, पर तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। आहान ने कहा, वो तो तुम फाइट करोगे तब पता चलेगा ना कि तुम लड़ भी सकते हो या फिर सिर्फ तुम्हें बड़ी बड़ी बातें करना आती है। लखन ने कहा, फिर तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये फाइट अब क्या मोड़ लेने वाली है? क्या यहाँ से आहान और लखन की दुश्मनी शुरू हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सी लाइन टावर आहान को मिलने के लिए इनवाइट करते हैं और आहान वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन आहान जब बूमलाइट रेस्टोरेंट पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि हॉल की लीडर धनराज साहनी उससे मिलने आए हैं। वहां पर वो उन 2 लड़कों को भी देखता है जिन्होंने उस रात उस पर अटैक किया था। धनराज उन दोनों से आहान से माफी मांगने के लिए कहते हैं। जब वो लोग सीक्रेट स्टैश और गोल्ड कॉइन के बारे में बात कर रहे होते हैं तब वहां पर लखन आता है और उन लोगों से फाइट करता है। आहान और लखन एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे थे। दोनों की ही स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी थी। एक दूसरे पर अटैक करते हुए उन्हें एहसास हो रहा था कि वो टक्कर के फाइटर्स थे। अटैक करने के बाद उन दोनों के ही हाथ सुन्न हो रहे थे। जब दोनों एक साथ सांस लेने के लिए पीछे हुए तब दोनों ने एक दूसरे को घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को कोई वार्निंग दे रहे थे। आहान ने कहा, तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम्हारी स्किल्स काफी अच्छी हैं। आहान जानता था कि अगर उसके सामने कोई उससे कम लेवल का फाइटर होता तो लखन उसे अब तक मार चुका होता। इस वक्त सिर्फ आहान की स्किल्स और स्ट्रेंथ ही उसे बचाए हुए थी। लखन ने कहा, मैंने भी तुम्हारी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया है। अब तुम्हें मारने के लिए मुझे मेरा ट्रम्प कार्ड यूज करना ही पड़ेगा। यह सुनकर आहान के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लखन क्या करने वाला है, पर वो भी अपने डेडली मूव्स के साथ तैयार हो गया था। अचानक से लखन रुका और उसने अपने कदम पीछे ले लिए और आहान को देखते हुए उसने कहा, मैं इन लोगों को मारना चाहता हूँ पर तुम बीच में खड़े हो।
चिंता मत करो, एक दिन मैं वापस आऊंगा और तुम्हारी जान लेकर ही जाऊंगा। फिलहाल मुझे तुमसे काम है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। इतना कहने के बाद वो जहां से आया था वहीं से वापस नीचे कूद गया। वो लोग 7th फ्लोर पर थे, पर लखन को कूदने से बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हुई थी। आहान और बाकी सब तुरंत खिड़की के पास आ गए, पर उन्हें वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। वहां पर बस अंधेरा था और कुछ कार्स पार्क की हुई थी। कुछ लोग थे, पर वो शायद नॉर्मल लोग थे। उन्हें कोई भी सस्पिशियस इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। जब लखन वहां से चला गया तब धनराज ने आहान से कहा, थैंक यू आहान, आप अभी जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आहान ने कहा, इट्स ओके। उसके दिमाग में तो इस वक्त ये चल रहा था कि लखन ने ऐसा क्यों कहा था कि उससे काम है। लखन ने उनका डिनर डिस्टर्ब कर दिया था, इसलिए अब किसी का डिनर कंटिन्यू करने का मन नहीं था। जाते हुए धनराज ने कहा, हम इस लखन को पकड़कर इसे सजा जरूर देंगे। ये बात सुनकर आहान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि लखन का कैरेक्टर बहुत अजीब है और वो लोग उसे आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे। पर वो ये बात धनराज के सामने नहीं बोलने वाला था। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकले तब कविश भी वहीं खड़ा था। उन्होंने कविश को कंफर्ट किया और फिर वो लोग वहां से जाने के लिए तैयार हुए। आहान उन लोगों के साथ कार में नहीं गया और वहां से पैदल चला गया, क्योंकि उसे किसी से मिलना था। कुछ दूर चलने के बाद जिससे आहान को मिलना था वो वहां पर आ गया था। वो कोई और नहीं बल्कि लखन था। उसे देखकर आहान ने कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम अब आए हो। डर गए थे क्या? लखन ने कहा, डरा नहीं था पर सावधान रह रहा था। अगर तुम और सी लाइन टावर मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो केयरफुल तो रहना पड़ेगा ना। आहान लखन से मिलने यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि जब वो दोनों फाइट कर रहे थे तब लखन ने उसे मैसेज दिया था कि वो उससे मिलना चाहता था। वो सिर्फ आहान से मिलना चाहता था। आहान ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? लखन ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं सी लाइन टावर से डील क्यों करना चाहता हूँ? आहान ने कुछ सोचा और कहा, पता नहीं, मेरे हिसाब से तुम ये सब सीक्रेट स्टैश के लिए कर रहे हो। वो गोल्ड कॉइन आखिर किसे नहीं चाहिए? ये सुनकर लखन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर ना में हिला दिया। उसका जवाब सुनकर आहान हैरान हो गया और उसने कहा, अगर तुम सीक्रेट स्टैश को नहीं खोलना चाहते हो तो फिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम सी लाइन टावर से डील करना चाहते हो? तुम्हारी उनसे कोई और दुश्मनी है? लखन ने हाँ में सिर हिला दिया, पर उसने कुछ नहीं कहा। शायद वो बताना नहीं चाहता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। आहान ने पूछा, तुम ये बात मुझे क्यों बताना चाहते हो? लखन ने स्माइल किया और कहा, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सी लाइन टावर से डील करने में मेरी मदद करो। ये सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया और उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हारा साथ देकर सी लाइन टावर के अगेंस्ट जाऊं? लखन ने कहा, तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा, और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। आहान ने कहा, अच्छा तो तुम कहना चाहते हो या तो मैं तुमसे दुश्मनी मोल लूं या फिर सी लाइन टावर को अपना दुश्मन बना लूं। लखन ने कहा, हाँ तुम्हारे पास यही ऑप्शन है। आहान ने फिर से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें चूज करूंगा? अगर मैं सी लाइन टावर के साथ रहा तो हो सकता है कि मुझे उस सीक्रेट स्टैश के अंदर क्या है वो देखने को मिल जाए, और अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो फिर मुझे क्या मिलेगा? लखन ने कहा, ऑब्वियसली तुम्हें उससे कुछ ज्यादा बेहतर मिलेगा। आहान ने सरप्राइज होते हुए कहा, और वो क्या है? लखन ने कहा, वही जो नीतू ढूंढ रही है। अगर तुम वादा करते हो कि मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो चीज कहाँ है। उस चीज की क्या वैल्यू है ये तुम मुझसे बेहतर जानते होंगे। आहान लखन को देख रहा था। ये पहली बार नहीं था जब लखन ने नीतू का नाम लिया था। शायद वो नीतू को जानता था, पर उसे भी ये पता था कि नीतू क्या ढूंढ रही थी। उसने कुछ सोचा और कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे नीतू के आने का इंतजार करना पड़ेगा। जब वो आएगी तभी मैं कोई फैसला ले पाऊंगा। लखन ने कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से अपना टाइम ले सकते हो। बेचैन तो सी लाइन टावर वाले हैं। लखन के चेहरे पर इतना कॉन्फिडेंस देखकर आहान समझ गया था कि उसे उसकी मदद किसी और काम में चाहिए थी। उसने पूछा, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मेरी मदद सी लाइन टावर से डील करने में चाहते हो? उनसे तो तुम खुद डील कर सकते हो। लखन मुस्कुराया और उसने कहा, तुम काफी स्मार्ट हो। आहान ने कहा, फिर तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? एक काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सीधा सीधा बताओ क्या काम है? इस पर लखन ने कहा, एक लड़की। आहान बहुत क्यूरियस हो गया और उसने पूछा, क्या लड़की? लखन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, जब तुम मुझसे मिलोगे तो जान जाओगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरती में वो ग्रैंड मास्टर नीतू से कुछ कम नहीं है। आहान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे कोई मतलब नहीं था कि वो लड़की सुंदर थी या नहीं थी। उसे बस ये जानना था कि उसका इस कॉन्वर्सेशन में क्या इन्वॉल्वमेंट था, वो उस लड़की से क्या चाहता था। जाहिर सी बात है लखन उसे आगे कुछ नहीं बताने वाला था। उसने कहा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा और मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद वो वहां से चला गया। फिर आहान भी अपने होटल आ गया। वो बैठा हुआ था जब किसी ने कहा, हे क्या सोच रहे हो?
आहान को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि वहां पर इस वक्त बस लैला ही आ सकती थी। उसने कहा, एक लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। लैला ने जब ये सुना तो पहले उसने मुंह बिगाड़ा और फिर उसके सामने आकर बैठ गई। उसने कहा, कितने बेशर्म हो तुम। फिर उसे क्यूरियोसिटी होने लगी, इसलिए उसने पूछा, वैसे तुम किस लड़की के बारे में सोच रहे थे? आहान ने लैला की तरफ देखा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी साफ नजर आ रही थी, इसलिए उसने कहा, एक ऐसी लड़की के बारे में जिससे ना मैं कभी मिला हूं और ना ही उसका नाम जानता हूं और ना ही मुझे ये पता है कि वो दिखती कैसी है। ये सब सुनकर लैला चिढ़ गई। उसने कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्या ये अच्छी बात है? आहान ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बोला है कि मैं एक बहुत खूबसूरत लड़की से मिलूंगा। मैं सच में उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। लैला ने आहान को कंफ्यूजन में देखा और कहा, तुम सच में मुझसे झूठ नहीं बोल रहे? आहान ने कहा, नहीं। तब लैला ने पूछा, तो क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? इस पर आहान ने कहा, हाँ, हो सकता है कि वो तुमसे भी ज्यादा सुंदर हो। ये सुनकर लैला को गुस्सा आ गया। कोई भी लड़की अपने सामने दूसरे लड़की की तारीफ नहीं सुन सकती। वो भी एक ऑर्डिनरी लड़की थी, इसलिए उसे गुस्सा आना नॉर्मल बात थी। उसने कहा, तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें एक लड़की को इम्प्रेस करना भी नहीं आता, तुम मेरे ही सामने किसी और लड़की को सुंदर कह रहे हो? आहान ने कहा, पर मैं तो सच कह रहा हूँ। लैला ने गुस्से में कहा, ज्यादा सच बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा बोलो जिससे मैं इम्प्रेस हो जाऊं। आहान ने कहा, तुम्हें पता है आदमी हमेशा अपने दिल में एक परफेक्ट लड़की के बारे में सोचते हैं। जब उनके आसपास कोई नहीं होता तब वो अपने दिल में एक परफेक्ट लड़की की इमेज बनाते हैं। कोई भी रियल वर्ल्ड की लड़की इस फैंटेसी वर्ल्ड की लड़की से बराबरी नहीं कर सकती है। लैला ने कहा, क्या सच में ऐसा है? आहान ने कहा, हाँ, और जब मैं इस लड़की से मिलूंगा तो हो सकता है कि वो तुमसे ज्यादा सुंदर ना हो, तो मेरी सारी फैंटेसी धरी की धरी रह जाएगी। लैला ने कुछ सोचा और कहा, तो अगर तुम्हारी फैंटेसी में मैं हूं तो फिर क्या मैं सबसे खूबसूरत हूं? आहान ने कहा, नहीं। ये सुन लैला ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी इमेजिनेशन में सबसे खूबसूरत लड़की है। आहान ने कहा, पर वो तो इमेजिनेशन में ना, सच में थोड़ी। इतने में वहां पर एक लड़की आकर बैठ गई और उसने लैला से कहा, यही है वो अंकल जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? ये सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया था। उसे नहीं लगा था कि उसे कोई अंकल बुला सकता है। लैला ने उसे गुस्से में देखा और कहा, शट अप, मैंने तुमसे कहा था ना कि इसके सामने कुछ मत कहना। उस लड़की ने लैला की बात को अवॉइड किया और आहान को घूरने लगी। उसने कहा, ये दिखने में तो वैसा ठीक लगता है पर इतना कुछ खास नहीं है। अनंत सिन्हा की तरफ तुमने आंख उठाकर भी नहीं देखा था और इसके साथ यहाँ बैठकर गप्पे मार रही हो। आहान को ये नाम जाना पहचाना लग रहा था। उसने पूछा, अनंत सिन्हा, फ्लैशटेक का सीईओ अनंत सिन्हा? उस लड़की ने आहान को देखा और कहा, तुमने उसके बारे में सुना है? उसने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुराने लगा। इतने में लैला ने कहा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आहान ने कहा, अगर तुम्हारा उससे लेना देना है भी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट केयर। इस पर लैला की फ्रेंड ने कहा, तुम केयर करो या ना करो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो हर एंगल में तुमसे बहुत बेटर है। ये सुनकर लैला ने कहा, त्रिशा चुप करो। लैला की बात सुनकर वो बिल्कुल चुप हो गई। इतने में वहां पर अनंत सिन्हा आता हुआ नजर आया। जब आहान ने ये देखा कि वो वहां से जाना चाहता था, वो जानता था कि अगर उसने लैला को उसके साथ देख लिया तो वो कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेगा और इस वक्त वो इन सब में उलझना नहीं चाहता था। जब आहान वहां से जाने लगा तब लैला ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पर त्रिशा ने लैला का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि अनंत यहाँ पर आ रहा है? फिर तुम क्यों जा रही हो? वो तुम्हारे लिए ही आ रहा है। अगर इसे जाना है तो जाने दो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आहान ने सोचा कि उसका जाना भी कोई जरूरी नहीं है। यह मैटर उसका नहीं था, इसलिए अगर वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता तो आहान उसे आसानी से हैंडल कर सकता था। तब तक अनंत भी वहां आ चुका था। उसने त्रिशा और लैला को हेलो बोला। ऐसा लग रहा था जैसे वो अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। लैला ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर अनंत ने लैला के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आहान को देखने लगा। क्या वो आहान को पहचानेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आहान और लखन एक दूसरे से फाइट करते हैं। अचानक से लखन ये कहकर चला जाता है कि उसे आहान की जरूरत है, इसलिए वो उसे नहीं मारेगा। धनराज आहान से थैंक यू बोलता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। लखन ने आहान से मिलने के लिए कहा था, इसलिए वो उससे मिलने चला जाता है। लखन कहता है कि उसे सी लाइन टावर और एक लड़की से डील करने के लिए आहान की मदद चाहिए और बदले में जो नीतू को चाहिए वो उसकी लोकेशन बता देगा। जब आहान और लैला बात कर रहे होते हैं तब वहां पर पहले लैला की दोस्त त्रिशा आती है और फिर अनंत आता है। अनंत ने जब आहान को देखा तब उसने तुरंत नहीं पहचाना उसे, क्योंकि वो पहले बस एक बार मिले थे। पर दिमाग पर जोर डालने पर उसे याद आया कि वो कौन था। उसने कहा, तुम? आहान मुस्कुराया और उसने कहा, तुम मुझे जानते हो? अनंत के रिएक्शन से लैला और त्रिशा दोनों हैरान थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनंत और आहान एक दूसरे को जानते होंगे। जब आहान ने अनंत को नहीं पहचाना तब वो बहुत इरिटेट हो गया था, पर उसने अपने आप को शांत किया और लैला और त्रिशा की तरफ स्माइल करते हुए कहा,
मैं इनसे ट्रेन में मिला था, तब हम दोनों साथ ही में बैठे थे। शायद इन्हें याद नहीं है पर मुझे याद है। इसके बाद उसने आहान की तरफ देखा। वो समझ गया था कि उसे उसका ये रिएक्शन अच्छा नहीं लगा, इसलिए आहान ने कहा, ओ तो वो आप हैं? मैं यही सोच रहा था कि आप मुझे इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। लैला ने चैन की सांस ली और कहा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इस पर आहान और अनंत ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद अनंत ने लैला से कहा, आज मेरे पास वक्त है, अगर तुम फ्री हो तो हम कहीं चल सकते हैं। ये सुनकर त्रिशा बहुत खुश हो गई। वो बाहर जाना चाहती थी पर लैला ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम त्रिशा के साथ चली जाओ। त्रिशा जानती थी कि वो लैला को ले जाना चाहता है और अगर लैला नहीं गई तो ये प्लान कैंसिल हो जाएगा और वो भी नहीं जा पाएगी। उसने कहा, लैला हम इतने वक्त से कहीं नहीं गए हैं, तुम बोर नहीं हो गई हो? पर लैला ने तुरंत मना कर दिया। वो अपने फैसले को लेकर बहुत फर्म थी। उसने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। जब लैला ने ऐसे मना कर दिया तब अनंत बहुत एम्बैरेस हो गया था। ये सब आहान के सामने हुआ था, इसलिए उसका मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर अपना मुंह छुपा ले। अचानक से लैला को एक आइडिया आया और उसने आहान की तरफ देखा और कहा, आहान तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? आहान ने कुछ सोचा। वो समझ गया था कि त्रिशा ने ऐसा क्यों बोला था। उसने कहा, ठीक है, वैसे भी अनंत ट्रीट दे रहा है तो मेरे पास मना करने का कोई रीजन नहीं है। लैला ने आहान की तरफ अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान अनंत के साथ चलने के लिए मान जाएगा। उसे लगा था कि आहान अनंत को देखकर इंटिमिडेट हो जाएगा और अनकंफर्टेबल फील करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और आहान चलने के लिए मान गया। लैला ने मन में सोचा कि आहान पागल है। जब लैला उसकी तरफ देख रही थी तब उसने भी उसकी तरफ देखा और कहा, चलते हैं, इतना अच्छा मौसम है, हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। लैला ने कहा, ठीक है। ये देखकर अनंत शर्म से पानी पानी हो गया था। उसके कहने पर लैला ने मना कर दिया था, पर जैसे ही आहान ने कहा तो वो मान गई। पर अनंत ने अपना डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाया, बल्कि उसने कहा, हाँ लैला, इतने अच्छे मौसम को हमें होटल में रहकर वेस्ट नहीं करना चाहिए। लैला ने उसे देखकर स्माइल किया और कहा, अगर तुम हमें ट्रीट देना चाहते हो तो मैं मना करके मजाक किरकिरा नहीं करूंगी, वैसे भी तुम बहुत अमीर हो। उन्होंने बहुत सारी जगहों के बारे में सोचा और फाइनली वो बॉलिंग करने के लिए चले गए। मौसम की वजह से सब बाहर घूमने निकले हुए थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचे, एक ग्रुप निकल रहा था। उन्हें तुरंत खेलने के लिए जगह मिल गई थी। त्रिशा ने कहा, मैं इस गेम में थोड़ी सी वीक हूँ, इसलिए आप सब उस हिसाब से खेलना। वो ये सब सिर्फ अनंत की तरफ देखते हुए बोल रही थी, जैसे बस उसे ही बोल रही हो। लैला ने आहान से कहा, अनंत बॉलिंग चैंपियन है, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल करने लगा। उसने पहले कभी ये गेम नहीं खेला था, पर वो जानता था कि ऐसे गेम में चीटिंग करके आसानी से जीता जा सकता है। पर उसने सोचा कि ये सब एंटरटेनमेंट के लिए है, इसलिए वो एंजॉय करने के पर्पस से ही खेलेगा। कुछ देर बाद वो लोग खेलने के लिए तैयार हो गए। पहली चांस त्रिशा की थी। उसने बॉल फेंकी पर ज्यादा बॉटल्स नहीं गिरा पाई। इसके बाद अनंत आया और उसने सारी बॉटल्स गिरा दी। उसके बाद लैला आई और उसने भी अच्छी बॉल फेंकी, पर सारी बॉटल्स नहीं गिरा पाई थी। जब वो त्रिशा के पास आई तब उसने कहा, कितना बोरिंग है ये। लैला ने कहा, तुम्हें शौक था ना यहाँ आने का? लास्ट में आहान की बारी थी। उसे ये गेम नहीं पता था, पर अनंत का पोस्चर देखकर उसे थोड़ा सा समझ आ रहा था। उसके लिए बॉल फेंकना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने बहुत अच्छा थ्रो किया, पर अफसोस सारी बॉटल्स नहीं गिरी। ये देखकर अनंत बहुत खुश हो गया था। उसे लगा कि वो इस गेम में आहान को नीचा दिखाकर लैला का दिल जीत लेगा। इसके बाद 2-3 राउंड्स हुए और आहान बहुत अच्छे से गेम समझ गया था। इसके बाद अनंत और आहान के बीच में एक अनसेड वॉर शुरू हो गया। लैला ने कहा, आई कांट बिलीव दिस आहान, तुम सच में पहली बार खेल रहे हो? अनंत ने ये सुन लिया था। उसने कहा, आहान आप बिगनर तो नहीं लग रहे हैं, जब आप इतना अच्छा खेल रहे हैं तो एक कंपटीशन हो जाए। अनंत शुरू से ही आहान को नीचा दिखाना चाहता था। जब उसने देखा कि उसकी बॉलिंग स्किल्स ठीक ठाक थी, तब उसने आहान को चैलेंज किया। अगर आहान को अच्छे से खेलना नहीं आता तो वो बहुत एरोगेंट लगता, पर अब ये एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था। आहान कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहाँ पर कुछ लोग आए और उन्होंने कहा, चलो चलो ये जगह खाली करो, अब यहाँ हमारे बॉस खेलेंगे। वो लोग बहुत टशन में आ रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे अगर उन्हें किसी ने भी कुछ बोला तो वो उनसे लड़ना शुरू कर देंगे। ये देखकर लैला और त्रिशा दोनों डर गई थी। ये देखकर अनंत आगे आया और उसने कहा, क्या बात है, यहाँ ड्रामा क्यों कर रहे हो? पर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और एक आदमी ने अनंत को धक्का दे दिया। आहान पास में ही खड़ा था, इसलिए उसने अनंत को गिरने नहीं दिया। अनंत को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, ये क्या बदतमीजी है, ये पब्लिक प्लेस है और हम एक सोसाइटी में रहते हैं। अगर तुम लोगों ने कोई ड्रामा क्रिएट किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो आदमी हंसा और उसने कहा, ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या, बुला ले पुलिस को, हम डरते नहीं है। लैला ने अनंत का हाथ पकड़ा और कहा, जाने दो ना, हम चलते हैं, यहाँ से वैसे भी हमारा गेम तो हो ही क्या है। अनंत ने लैला से कहा, चिंता मत करो, ये कुछ नहीं करेगा। ये देखकर उन लड़कों ने कहा, अच्छा लड़की साथ आई है इसलिए ज्यादा हवा में उड़ रहा है, रुक अभी तेरे पंख काटता हूँ। ये सुनकर अनंत ने कहा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, आओ मैं यही खड़ा हूँ, जो कर सकते हो कर लो। आहान अनंत का कॉन्फिडेंस देखकर हैरान था।
वो लोग गैंगस्टर थे और उनसे पंगा लेना सही नहीं था। अनंत ने उन्हें चैलेंज तो कर दिया था, पर आहान जानता था कि वो लोग अटैक कर सकते थे। आहान ने अनंत को पीछे करने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। जब उसने देखा कि वो आदमी अटैक करने वाला था, तब आहान बीच में आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं करना चाहता। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहने के बाद आहान ने उस आदमी के पेट पर मुक्का मारा और वो उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार पर जाकर टकराया। ये देखकर सबने कुछ कदम पीछे ले लिए थे। वो बहुत डर गए थे। एक आदमी ने पूछा, तुम कौन हो? आहान ने कहा, तुम्हारा बाप। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुम्हारे साथी के साथ किया है। ये सुनकर वो लोग बहुत डर गए और वहां से चले गए। लैला आहान के पास आई और उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना? आहान ने कहा, हाँ चिंता मत करो, ये मेरे सामने बस मच्छर है, इन्हें मैं एक हाथ से मसल सकता हूँ। इस वक्त अनंत आहान को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे खा जाएगा। आहान सोच रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। उसने तो उसकी जान बचाई थी, फिर इस एटीट्यूड का क्या मतलब था? दरअसल इन लोगों से अनंत खुद डील करके लैला को इम्प्रेस करना चाहता था, पर सारी लाइमलाइट आहान ने ले ली थी। अनंत के दिल में अब आहान के लिए सिर्फ नफरत थी और वो उसके लिए वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। इसके बाद वो लोग अब वहां नहीं रुकना चाहते थे, इसलिए वहां से चले गए। बाकी लोगों ने भी अभी अभी देखा था कि वहां पर क्या हुआ था, इसलिए वो भी अभी बोलिंग नहीं करना चाहते थे। अनंत अपनी कार में अकेला बैठा था और अभी अभी जो हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। उसके मन में आहान के लिए जहर भरा हुआ था। वो बस किसी भी तरह उससे बदला लेना चाहता था। अब उसको चैन सिर्फ तभी मिलता जब वो आहान का जीना मुश्किल करता। वहां से आहान सीधा अपने होटल आ गया था। जब वो अपने रूम के पास आया तब उसने देखा कि रूम खुला हुआ था। वो तुरंत अलर्ट हो गया था और धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा कि उसके बेड पर नीतू आराम से लेटी हुई थी। वो उसे देखकर बहुत खुश हो गया, इसलिए एक्साइटमेंट में चिल्लाया, आप वापस आ गई। नीतू के एक्सप्रेशन अभी भी रूखे थे और उसने कहा, इसमें इतना उछलने वाली क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ मेरा इंतजार करना, फिर तुम कहाँ चले गए थे? आहान ने कहा, ओ मैं किसी काम से गया था। इसके बाद नीतू बाथरूम में चली गई और आहान खिड़की के पास आकर तारे देखने लगा। जब नीतू वापस आई और आहान ने उसे देखा तब उसने कहा, क्या देख रहे हो? आहान ने कहा, तारे देख रहा हूँ, शायद कल एक अच्छा दिन होगा। नीतू जब बाहर आई तब उसने बाथरूम पहना हुआ था। आहान ने उसे देखा और शर्माकर उससे अपनी नजरें चुरा ली। इसके बाद उसने नीतू से पूछा, आप इतना लेट क्यों आई? मैं आपका पिछले 20 दिन से इंतजार कर रहा हूँ। नीतू ने कहा, मैं कुछ ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने ये बात बोली, आहान को लखन की बोली हुई बात याद आ गई। उसने सोचा कि नीतू को ये बात बताने में ही फायदा है। उसने कहा, नीतू, कोई है जो जानता है कि तुम जो चाहती हो वो कहाँ पर है? नीतू ने आहान की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें पता है कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ? आहान ने कहा, मुझे नहीं पता। नीतू ने पूछा, तो फिर क्या उसे पता है? आहान ने कहा, पता नहीं, उसने मुझे बताया नहीं। नीतू शांत हो गई। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रही थी। आहान भी चुप था और नीतू के बोलने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद नीतू ने कहा, मुझे उससे मिलना है। आहान ने कहा, वो आदमी बहुत अजीब है, मैं अभी तक उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। नीतू ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसे पता है कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ तो मुझे उससे मिलना है। आहान ने सोचा कि अगर नीतू लखन की मदद के लिए मान गई तो फिर उसे लखन की मदद करनी पड़ेगी। आहान ने नीतू की शर्त के बारे में नहीं बताया था, बल्कि उसने पूछा, आप क्या ढूंढ रही हो? नीतू ने कहा, तुम जानकर क्या करोगे? आहान ने सोचा कि भले ही वो यूजलेस था, पर फिर भी वो उसके बारे में जानना चाहता था। आहान नीतू से बार बार उसके बारे में सवाल कर रहा था। क्या नीतू उसे बताएगी कि वो क्या ढूंढ रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आहान और अनंत एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इसके बाद वो सब लोग बोलिंग करने जाते हैं, जहाँ पर एक गुंडों का ग्रुप उन्हें परेशान करता है, पर आहान उन्हें हैंडल कर लेता है। अनंत पहले से ही लैला और आहान की नजदीकियों से नाराज होता है और जब वो देखता है कि सारी लाइमलाइट आहान को मिल रही है, तब वो उसे अपना दुश्मन मनाने लग जाता है। जब आहान अपने रूम में पहुंचता है तब वहाँ नीतू भी होती है। आहान उसे लखन के बारे में बताता है और उससे पूछता है कि वो क्या ढूंढ रही है। नीतू ने नहीं सोचा था कि आहान उससे बार बार पूछेगा, पर जब उसने पूछा तब नीतू ने कहा, मैं एक पुरानी बुक ढूंढ रही हूँ। नीतू ने सिर्फ इतना ही बोला था और आहान जानता था कि अब आगे पूछने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं बताएगी। रात बहुत हो चुकी थी और अगले दिन उन्हें लखन से मिलने जाना था। रूम में एक बेड था, इसलिए आहान नीतू के फैसले का इंतजार करने लगा। वैसे तो आहान को पहले ही बोल देना चाहिए था कि वो जमीन पर सो जाएगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। नीतू आहान के एक्सप्रेशन से उसकी मन की बात समझ गई थी, इसलिए वो चेंज करके बेड के एक साइड पर आई और सो गई। उसने आहान के लिए दूसरी साइड पर जगह छोड़ दी। आहान ने ये देखा और उसके पास आकर सो गया। रात भर आहान को बिल्कुल अच्छी नींद नहीं आई। उसने सोचा कि अगर ये उससे पहले पता होता तो फिर वो नीचे जमीन पर ही सो जाता। जब वो उठा तब नीतू नहा धोकर तैयार थी और जब उसने आहान को देखा तो उसने कहा, मुझे उस लड़के के पास लेकर चलो। आहान ने जवाब दिया, ओके। इसके बाद वो बाथरूम में चला गया। जब वो वापस आया तब वो भी जाने के लिए तैयार था। आहान को लखन के बारे में ज्यादा नहीं पता था, वो बस उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। वो एड्रेस एक हार्डवेयर स्टोर का था।
जब आहान वहां पहुंचा तो उसने वहां मौजूद आदमी से कहा, मुझे पेचकस चाहिए। उस आदमी ने जवाब दिया, आपको बड़ा पेचकस चाहिए या छोटा? आहान ने कहा, मुझे वो पेचकस चाहिए जो हर नट को खोल दे। ये सुनकर उस आदमी ने आहान को देखा और कहा, वो यहाँ नहीं मिलता, हमारे पास बस छोटा या बड़ा पेचकस है। आहान ने कहा, पर लखन ने तो मुझसे कहा था कि वो सिर्फ यही मिलता है। उस आदमी ने कहा, आप यहाँ लखन सर से मिलने आए हैं? आहान ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उस आदमी ने कहा, लखन सर अभी यहाँ पर नहीं है, आप पीछे जाइए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। आहान ने कुछ भी जवाब देने से पहले नीतू की तरफ देखा। नीतू इंतजार करने के लिए तैयार थी, इसलिए आहान ने कहा, ठीक है, उसे जल्दी बुलाना। उस आदमी ने कहा, आप चलिए। जब वो पीछे गए तब उन्होंने देखा कि वहां पर एक छोटा घर था। आगे हार्डवेयर की दुकान थी और पीछे घर। आहान ने एक स्टूल लिया और नीतू के आगे कर दिया, पर नीतू उस पर नहीं बैठी और साइड में खड़ी रही। आहान ने उसे फोर्स नहीं किया और खुद स्टूल पर बैठ गया। कुछ सोचने के बाद आहान ने कहा, यह आदमी आपको काफी अच्छे से जानता है। जब मैं आपको ढूंढ रहा था तब उसने कहा था कि वो जानता है कि आप कहाँ हैं और क्या ढूंढ रही है। क्या सच में आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता? नीतू ने बहुत ध्यान से सोचा। उसके बाद उसने कहा, नहीं, मैं उसे नहीं जानती और ना मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि मेरे साथ कुछ अजीब हुआ है। मैंने किसी को अपने आप को फॉलो करते नहीं देखा है। मेरे आसपास ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिस पर शक किया जा सके। जब नीतू ने ये बात कही थी तब वो सच ही होगी, पर फिर लखन को नीतू के बारे में कैसा पता चला था? जब वो दोनों इसके बारे में सोच रहे थे तभी वो आदमी जो स्टोर में था वो चाय के साथ वहां पर आया और उसने पहले एक कप नीतू को दे दिया और फिर एक कप आहान को दे दिया। आहान ने उससे पूछा, तुम लखन के लिए काम करते हो? उस आदमी ने स्माइल किया और कहा, सच कहूँ तो नहीं, मैं बस उनके कुछ लोगों की कांटेक्ट करने में मदद कर रहा हूँ। आहान ने पूछा, क्या तुम जानते हो वो कौन है? उस आदमी ने कहा, नहीं, और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। वो हर महीने मुझे पैसे दे देते हैं, इसलिए मुझे बाकी किसी चीज से लेना देना नहीं है। आहान ने स्माइल किया और कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर लखन कोई क्रिमिनल हुआ तो तुम उसके साथी हुए, कुछ हुआ तो तुम्हारा नाम जरूर आएगा। वो आदमी बिल्कुल नहीं घबरा रहा था। उसने स्माइल किया और कहा, लखन सर क्रिमिनल नहीं हो सकते, और अगर वो सच में क्रिमिनल है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार मान लूंगा। आहान ये सुनकर बहुत क्यूरियस हो गया और उसने पूछा, तो क्या तुम्हें खतरे से डर नहीं लगता? उस आदमी ने कहा, लखन सर के मुझ पर बहुत एहसान है। अगर वो नहीं होते तो मैं कहीं पड़ा हुआ होता और भीख मांग रहा होता। वो मुझे यहाँ लाए और अब मैं उनके लिए ये स्टोर संभालता हूँ। ये सारी बातें सुनकर आहान बहुत हैरान था। वो आगे कुछ पूछने ही वाला था कि इतने में वहां पर लखन आया और उसने कहा, मेरे बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हो? लखन ने अभी भी हुडी पहनी हुई थी और अपना चेहरा कवर किया हुआ था। उसे देखकर आहान ने कहा, मैं बस तुम्हारे बारे में जानने के लिए क्यूरियस था। लखन ने जब उस आदमी के कान में कुछ बोला तब वो वहां से चला गया। अब वहां पर आहान, नीतू और लखन थे। लखन ने सिर झुकाकर नीतू को ग्रीट किया। ये देखकर नीतू और आहान थोड़ा हैरान हो गए। इसके बाद उसने कहा, ग्रैंड मास्टर नीतू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर माफ कीजिएगा, मैं अपना मास्क नहीं हटा सकता, मैं आपसे ऐसे ही मिल सकता हूँ। नीतू ने कहा, क्या मैं आपको जानती हूँ? लखन ने कहा, आप मुझे नहीं जानती पर मैं आपको जानता हूँ। नीतू ने कहा, अच्छा, तो तुमने इससे कहा था कि तुम जानते हो कि जो चीज मैं ढूंढ रही हूँ वो कहाँ है, क्या ये बात सच है? लखन ने सीरियसली कहा, हाँ मुझे पता है, पर मैं आपको अभी नहीं बता सकता। नीतू ने कहा, तो फिर कब बताओगे? नीतू के इस सवाल का लखन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आहान की तरफ देखने लगा। आहान समझ गया था कि वो क्या चाहता है। अगर आहान उसकी शर्त मान जाए तो फिर वो बता देगा कि वो चीज कहाँ पर है। उसने कुछ सोचा और कहा, अगर तुम्हें सच में पता है कि वो चीज कहाँ पर है तो फिर मुझे तुमसे वादा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं उससे डील कर सकता हूँ या नहीं। लखन समझ गया था कि आहान क्या कहना चाह रहा है। वो उसकी कंडीशन मान भी रहा था और साथ ही में ये भी कह रहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका जिम्मेदार वो नहीं होगा। पर लखन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कहा, जब तक तुम मेरी उस लड़की के साथ डील करने में मदद कर सकते हो तब तक मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। फिर से लड़की का जिक्र सुनकर आहान और ज्यादा क्यूरियस हो गया। उसने पूछा, तुम मेरी मदद सिर्फ एक लड़की से डील करने में चाहते हो? क्या उसके 2 सिर और 4 हाथ हैं? तुम उससे डील नहीं कर सकते हो, पर मैं कर सकता हूँ। लखन हंसने लगा और उसने कहा, उस लड़की से तुम्हें ही डील करना पड़ेगा। आहान ने कहा, क्या तुम नहीं बता सकते हो, ऐसा क्यों? लखन ने कहा, अभी भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ। जब तुम्हें मूव करने के लिए बोलूंगा तब तुम समझ ही जाओगे। आहान नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और ना ही उसने ज्यादा समझने की कोशिश की। अगर वो सिर्फ एक लड़की थी और उससे डील करना ज्यादा मुश्किल नहीं था तो फिर आहान को प्रॉमिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। अब तो तुम बता सकते हो कि वो चीज क्या है और कहाँ है। आहान भी बहुत क्यूरियस था और जानना चाहता था कि वो एंशिएंट बुक कहाँ पर है। लखन ने स्माइल किया और कहा, वैसे वो चीज कहाँ है इसका अंदाजा लगाना इतना मुश्किल भी नहीं है। आहान इन सब बातों से बहुत इरिटेट हो रहा था। उसने कहा, टाइम वेस्ट करना बंद करो, जो बात है डायरेक्ट बोलो। जब लखन ने देखा कि आहान बहुत बेचैन हो रहा था तब लखन को भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, दरअसल वो रिटर्निंग हार्ट बुक उस सीक्रेट स्टैश में है। ये सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया था।
इस न्यूज पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। उसने नीतू की तरफ देखा ताकि उसके एक्सप्रेशन से कुछ पता चल सके। वो ये भी जानना चाहता था कि जिस बुक की नीतू बात कर रही थी वो रिटर्निंग हार्ट बुक ही थी या नहीं। नीतू बहुत ध्यान से उसके बारे में सोच रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बुक को ही ढूंढ रही थी। कुछ सोचने के बाद नीतू ने कहा, सीक्रेट स्टैश कभी खुला नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि वो वहां पर है? क्या तुमने उसके अंदर देखा है? नीतू को इस बात पर भरोसा नहीं था। वो जानती थी कि बिना सीक्रेट स्टैश खुले कोई नहीं जान सकता था कि उसके अंदर क्या था। फिर लखन को उसके बारे में कैसे पता था? आहान ने देखा कि लखन स्माइल कर रहा है, जैसे वो जानता था कि ये सवाल आने वाला था। उसने कहा, मैंने उसके अंदर नहीं देखा है, पर मेरे मास्टर ने देखा है। उन्हें पता है कि उसमें क्या है। नीतू ने कहा, तो क्या उन्होंने उसके अंदर बुक देखी थी? नीतू को इस इंफॉर्मेशन पर बहुत डाउट था और उसको भी सच जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी थी। लखन ने कहा, मास्टर ने कहा था कि कोई उस बुक को ढूंढता हुआ जरूर आएगा, पर ग्रैंड मास्टर नीतू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगी। ये सुनकर वो दोनों और कंफ्यूज हो गए थे। आहान एक बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए उसने पूछा, सीक्रेट स्टैश ना तो कभी खुला है और ना ही गोल्ड कॉइन के बिना खुल सकता है, फिर तुम्हारे मास्टर ने अंदर कैसे देखा? लखन जानता था कि ये सवाल भी आने वाला था, इसलिए उसने स्माइल किया और कहा, मेरे मास्टर उस सीक्रेट स्टैश के गार्डियन स्पिरिट थे। आहान ने कंफ्यूजन में कहा, गार्डियन स्पिरिट? लखन ने आगे कुछ नहीं समझाया, इसलिए आहान ने बस नाम से अंदाजा लगा लिया, पर उसे भी अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि बिना खुले गार्डियन स्पिरिट भी अंदर कैसे जा सकता था। नीतू ने कहा, ठीक है, मैं ये बात याद रखूंगी। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? इस पर लखन ने कहा, मुझे जो चाहिए वो मैंने इससे मांग लिया है और उसने प्रॉमिस भी कर दिया है। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लखन बहुत हम्बल था और उसने लालच नहीं किया। नीतू के बोलने के बाद भी उसने और कुछ नहीं मांगा। नीतू ने आहान की तरफ देखा, पर आहान ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि जब नीतू खुद पूछेगी कि क्या प्रॉमिस है, तब वो खुद बताएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीतू ने उससे कुछ नहीं पूछा। इस बात से आहान थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, पर उसने एक्सप्रेस नहीं किया। उसके जाने से पहले लखन ने आहान से कहा, तैयार है ना? मैं फिर जल्दी से मिलूंगा तुम्हें। पर आहान कुछ जानता ही नहीं था, इसलिए उसने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। वो नहीं जानता था कि वो क्या करेगा और लखन उसे कैसे करवाएगा। इस वक्त फ्लैशटेक कंपनी के मीटिंग रूम में एक मीटिंग चल रही थी। अचानक से अनंत का फोन बजने लगा और उसने मीटिंग रोकते हुए कहा, आई विल बी बैक। सब हैरान थे कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर अनंत कहाँ चला गया। सबने अंदाजा लगाया कि शायद उसके घर से या फिर उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल होगा, पर ऐसा नहीं था। कॉल उसकी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का था। प्रोफेसर ने कहा, अनंत, तुमने जो कहा था वो मैंने कर दिया। अनंत ने कहा, थैंक यू, मैं जानता हूँ आप मेरी मदद जरूर करोगे। प्रोफेसर बहुत चिंता में था, इसलिए उसने पूछा, अनंत, ये बहुत रिस्की और टॉक्सिक चीज है। अगर किसी को पता चल गया तो कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में सारा सच सामने आ जाएगा। तुम इसका क्या करने वाले हो? अनंत ने कहा, आप चिंता मत करो, इसमें आपका नाम कभी नहीं आएगा। चाहे कितने भी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, आपका नाम कभी नहीं आएगा। इतना कहने के बाद उसने अपने प्रोफेसर को थैंक यू बोला और वापस मीटिंग के लिए आ गया। वो इस वक्त बहुत खुश था और उसके चेहरे पर चमक भी अलग ही थी। जहां आनंद बहुत खुश था, वहीं आहान थोड़ा दुखी था। नीतू फिर से बिना बताए कहीं चली गई थी। जाने से पहले उसने बस एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था, मैं किसी को ढूंढने जा रही हूँ, तुम यहीं रहना, मैं वापस आऊंगी। नीतू के वापस चले जाने की वजह से आहान बहुत बेचैन हो गया था। वो लगातार नीतू के बारे में सोच रहा था। वो बिना उससे मिले या बाय बोले चली गई थी। क्या आहान फिर से नीतू से मिल पाएगा? अनंत ने ऐसा क्या बनवाया है जो बहुत रिस्की है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। नीतू आहान को बताती है कि वो एक पुरानी बुक ढूंढ रही है। अगले दिन दोनों लखन से मिलने जाते हैं और वो बताता है कि नीतू जो बुक ढूंढ रही है वो सीक्रेट स्टैश में है। जब दोनों उससे सवाल करते हैं कि वो ये बात कैसे जानता है, तब वो कहता है कि क्योंकि उसके मास्टर गार्डियन स्पिरिट थे और उन्होंने उस बुक को सीक्रेट स्टैश में देखा था। लखन आहान को याद दिलाता है कि वो उसे फिर से ढूंढने आएगा ताकि वो उससे अपना प्रॉमिस पूरा करवा सके। नीतू एक नोट छोड़कर फिर से गायब हो जाती है। नीतू के अचानक से चले जाने के बाद आहान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब बहुत देर तक उसका मूड ठीक नहीं हुआ, तब वो टहलने के लिए बाहर आ गया। बाहर बहुत सुहाना मौसम था और हवाएं चल रही थी। बहुत लोग टहलने बाहर आए हुए थे और बच्चे खेल रहे थे। आहान बस बेजान हुआ चल रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी मोहमाया से दूर हो गया था। वो इस वक्त कुछ फील नहीं कर रहा था। उसके मन में एक खुशी तो नहीं थी, पर उदासी थी जिसे वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। अचानक से किसी ने कहा, क्या हुआ, दिल तोड़वा कर आए हो क्या? आहान नहीं जानता था कि वो कौन था और ना ही उसने पीछे मुड़कर देखा था। उसे लगा कि यह सवाल बहुत अजीब है, क्योंकि दिल टूटने के लिए उसका प्यार में होना जरूरी था और वो आदमी नहीं जानता था कि आहान प्यार की वजह से परेशान नहीं था। आहान ने भी उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और कहा, नहीं, पर मैं अभी प्यार में हूँ। वो आदमी बहुत क्यूरियस हो गया और उसने पूछा, अच्छा तो फिर वो लड़की कौन है? आहान ने कहा, वो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हें मुझे नहीं बताना है तो कम से कम ये तो बता दो कि मेरा काम कब करोगे।
इस बात पर अहान ने पीछे मुड़कर देखा, तब उसे एहसास हुआ कि वो इतनी देर से लखन से बात कर रहा था। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा काम अभी करूं। लखन ने कहा, मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरा काम जल्द से जल्द कर दो। अहान ने कहा, तुमने मुझे इसके बारे में आज ही तो बताया है, इतनी जल्दी क्या है? लखन ने कहा, जल्दी है। तुम ये मत कहना कि ये काम करने के लिए तुम आज तैयार नहीं हो। अहान डायरेक्टली मना करना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मना करे। उसने कहा, तुमने आज मुझे काम बताया है और आज ही चाहते हो कि मैं वो कर दूं? ये तो जल्दी हुआ ना, थोड़ा वक्त तो दो। लखन ने कहा, जल्दी की कोई डेडलाइन नहीं होती, इसलिए तुम्हें ये काम आज ही करना पड़ेगा, जल्दी ही है। अहान समझ गया था कि लखन बहुत जिद्दी है, पर अहान भी कुछ कम नहीं था। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये काम आज करूं तो कोई बात नहीं, पर आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। लखन ने कहा, ये सारी बातें मेरे सामने मत करो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी मदद करोगे, तो अब तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। अहान ने फिर से कहा, अगर मैं वहां गया तो तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा दिमाग बहुत खराब है। लखन ने कहा, तुम्हारा दिल टूट गया इस वजह से? अहान ने इरिटेट होते हुए कहा, हाँ, मेरा दिल टूट गया है, इसलिए मेरा मूड ऑफ है। लखन ने कुछ सोचा और कहा, अगर तुमने ये काम आज नहीं किया तो मैं समझूंगा कि तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। किसी के लिए भी प्रॉमिस तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर अहान ऐसा नहीं था। वो एक बार अगर प्रॉमिस कर लेता था तो फिर उसे पूरा जरूर करता था। वो ये प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, पर तुमने मुझे फोर्स किया है, इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। लखन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा, अगर तुम जाने के लिए मान गए हो तो फिर तुम मेरा काम भी ढंग से कर दोगे। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि लखन को उस पर इतना भरोसा क्यों है। उसने तो लखन का भरोसा जीतने जैसा कोई काम नहीं किया था। लखन ने कहा, चलो मेरे साथ। इसके बाद वो दोनों एक फार्म में पहुंचे जहां पर बहुत सारे बेर के पेड़ थे। ये सीजन का वक्त था, इसलिए चारों तरफ बेर के पेड़ खिले हुए थे। लखन ने उसे बाहर छोड़ा और अहान अंदर आ गया। उसने देखा कि हर पेड़ पर बेर लगे हुए थे, इसलिए उसने एक बेर तोड़ लिया और उसे हाथ से साफ करके खाने लगा। तब कोई चिल्लाया, चोर चोर चोर। ये सुनकर अहान हैरान हो गया। उसने नहीं सोचा था कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने आवाज की दिशा में देखा तब उसे एक छोटी 13-14 साल की लड़की आते हुए नजर आई। अहान ने उसको देखा और उस लड़की के बारे में सोचा जिसके बारे में लखन ने बताया था। उसकी एज इस लड़की से मैच नहीं होती थी। उस लड़की ने कहा, आप यहाँ पर चोरी कर रहे हो, आपने बेर चुराया है। अहान को लगा कि ये बहुत ही स्टूपिड सवाल था, क्योंकि उसके हाथ में बेर था। कोई भी बता सकता था कि उसने वो बेर वहाँ से ही तोड़ा था, लेकिन अहान ने जो उस लड़की को जवाब दिया वो और भी स्टूपिड था। उसने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया है। उस लड़की ने कहा, फिर जो ये आपके हाथ में है वो क्या है? आपने बेर यहाँ से चुराया है और आप अभी झूठ बोल रहे हो। अहान ने कहा, ये बेर मैंने खुद खरीदा है, तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती हो। ये बात सुनकर वो लड़की हैरान हो गई थी। उसने नहीं सोचा था कि अहान ये जवाब देगा। उसने फर्मली कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपने बेर चुराया है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अहान उससे बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, हाँ ठीक है, मैंने ये बेर चुराया है। अब तुम मुझे कैसे सजा दोगी? इतनी सी बात के लिए तुम मुझे जेल में तो नहीं भेज सकती हो ना? उस लड़की ने कहा, ऑब्वियसली मैं पुलिस को बुलाकर आपको जेल नहीं भेजूंगी, पर आपको मेरे बेर के लिए पैसे देने होंगे। अहान मुस्कुराया और उसने कहा, क्या ये बेर बहुत महंगा है? उस लड़की ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, नहीं, सिर्फ 5 रुपए का है। अहान ने कहा, पर मेरे पास 5 रुपए नहीं है, क्या तुम मुझे जाने नहीं दे सकती? उस लड़की ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे मेरी दीदी ने कहा कि सबको उनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए ताकि वो उसे दोहराए नहीं, इसलिए आपको मुझे 5 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। अहान ने क्यूरियसली कहा, तुम्हें तुम्हारी दीदी बहुत सजा देती होगी ना? उस लड़की ने ये सुनकर मुंह बिगाड़ा और डाउटफुली पूछा, ये बात आपको कैसे पता? अहान ने स्माइल किया और कहा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल से ही स्टूपिड नजर आ रही हो तुम, और स्टूपिड लड़कियों को सजा मिलती है। ये बात सुनकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, तुम स्टूपिड हो, तुम्हारा पूरा परिवार स्टूपिड है। अहान उस लड़की की बातों से गुस्सा नहीं होने वाला था। उसने कहा, मैं तो स्टूपिड हूँ और मेरे पास वो 5 रुपए भी नहीं है, तो अब तुम क्या करने वाली हो? मुझे जेल भेजने वाली हो? वो लड़की कंफ्यूज हो गई थी। वो इतनी सी बात के लिए अहान को जेल नहीं भेज सकती थी और ना ही बिना सजा दिए उसे वहाँ से जाने दे सकती थी। उसकी बहन ने उसे यही सिखाया था। जब अहान ने ये देखा कि उस लड़की के पास कोई जवाब नहीं है, तब उसने कहा, अगर तुम मेरे लिए सजा डिसाइड नहीं कर पा रही हो तो मुझे अपनी बहन के पास लेकर चलो, उसके पास मेरे लिए कोई सजा जरूर होगी। तुम और मैं दोनों ही स्टूपिड है ना? उस लड़की ने इस बारे में सीरियसली सोचा और कहा, ठीक है, ये अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें दीदी के पास लेकर चलती हूँ। अहान को लगा कि वो लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है और वो मुस्कुराते हुए उसके पीछे चलने लगा। अहान ने बेर का एक बाइट लिया और फिर उस लड़की ने गुस्से में कहा, आप अभी भी बेर कैसे खा सकते हो? अहान ने पूछा, मैं ये बेर क्यों नहीं खा सकता? उस लड़की ने कहा, क्योंकि आपने इसे चुराया है। अहान ने कहा, पर मैं सजा के लिए तो तैयार हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मुझे सजा एक बाइट के लिए भी मिलेगी। अब तो मैं कितने भी बाइट्स ले सकता हूँ। ये बात सुनकर वो लड़की बहुत परेशान हो गई थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो अहान को क्या और कैसे जवाब दे। उसने फाइनली कहा, आपको जो करना है करो, वैसे भी
आपके साथ अब क्या करना है वो दीदी डिसाइड करेगी। इसके बाद वो एक छोटे से घर के पास आ गए थे। वो लड़की दूर से ही चिल्लाई, दीदी मैं चोर को पकड़ कर लाई हूँ। आहान ने उस लड़की की बात पर ध्यान नहीं दिया, बस वो उस घर को देख रहा था। अचानक से उसने पूछा, तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है क्या? उस लड़की ने आहान को घूरा और कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सजा के लिए आए हो, दीदी के बारे में जानने के लिए नहीं। ये सुनकर आहान हैरान हो गया। उसे नहीं लगा था कि एक छोटी सी लड़की इस बात को ऐसे जवाब दे सकती है। उसने कहा, मैंने सुना है कि सुंदर लोग स्मार्ट नहीं होते हैं, जैसे तुम बहुत सुंदर हो। ये सुनकर वो लड़की शर्मा गई, क्योंकि उसे लगा कि आहान उसे सुंदर बोल रहा था, पर उसे तुरंत एहसास हो गया था कि वो उसे स्टूपिड भी कह रहा था। उसने गुस्से में कहा, पर दीदी ऐसी नहीं है, वो सुंदर भी है और साथ ही बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने लगा। इतने में उस लड़की की बहन भी बाहर आ गई। उसने व्हाइट कलर की समर ड्रेस पहनी हुई थी। वो बहुत ज्यादा गोरी और सुंदर थी। उसकी स्किन चमक रही थी और उस पर एक भी दाग नहीं था। वो देखने में बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट लग रही थी। जब छोटी लड़की ने देखा कि आहान उसकी बहन को घूर रहा है, तब उसने कहा, आप दीदी को ऐसे घूर नहीं सकते हो। इतने में उसकी बहन ने कहा, युविका तुम यहाँ पर किसे लेकर आई हो? उस छोटी लड़की का नाम युविका था। उसने कहा, दीदी ये बेर चुरा रहा था, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा। युविका ये बात बहुत प्राउडली बता रही थी। जहाँ तक आहान की बात थी, उसे इस सबसे कोई मतलब नहीं था। वो बस उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वो लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि उसका ऑरा भी बहुत जेंटल और सॉफ्ट था। हवा की वजह से उसकी ड्रेस हवा में उड़ रही थी। उसने कान में ग्रीन कलर के इयररिंग्स पहने हुए थे। अगर कोई एक बार उस लड़की को देख लेता तो उसे बार बार देखने की इच्छा रखता। उस लड़की ने उसके सामने आकर पूछा, इन्होंने कितने बेर चुराए हैं? युविका ने कहा। एक जो इनके हाथ में है। युविका ने आहान के हाथ की तरफ इशारा किया। इस पर उस लड़की ने कहा, बस एक, जिसका इन्होंने बाइट ले लिया है। युविका ने कहा, हाँ पर अगर मैं नहीं देखती तो ये और बेर चुरा लेते। उस लड़की ने अपनी बहन को देखा। वो जानती थी कि आहान यहाँ पर सिर्फ बेर लेने नहीं आया था, पर उसे अपनी बहन से उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती थी। इसलिए उसने आहान से पूछा, सर आप चोर नहीं है ना? आहान ने हाँ में सर हिला लिया। ये देखकर वो लड़की कंफ्यूज हो गई और उसने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे पुलिस को बुलाना होगा। ये बात सुनकर आहान ने कहा, मैंने तो सिर्फ एक बेर चुराया है, पर आपने तो मेरा दिल ही चुरा लिया। ये बात सुनकर उस लड़की को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, सर आप प्लीज ऐसी बातें ना ही करे तो अच्छा होगा। आहान को तुरंत एहसास हो गया कि उसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। इसलिए उसने कहा, सॉरी मिस, एक्चुअली जब मैं यहाँ पर आया तब मुझे इतने जूसी बेर देखकर दिल ललचाने लगा, इसलिए मैंने एक बेर ले लिया। युविका ने कहा। झूठा। ये सुनकर उसकी बहन ने कहा, युविका तुरंत चुप हो गई। उस लड़की ने कहा, इट इज ओके सर, अब आप जा सकते हैं। मेरी बहन थोड़ी चंचल है, इसलिए ऐसे मजाक करती रहती है। ये सुनकर आहान ने कहा, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मुझे जो सजा देंगी मुझे मंजूर है, इसके रुपए भी मैं आपको बाद में दे दूंगा। उस लड़की ने कहा, सर मैं यहाँ की ओनर नहीं हूँ, वो लोग 2 दिन बाद आएंगे, तब आप आकर उन्हें पैसे दे सकते हैं। इसके बाद आहान ने पूछा, यहाँ से मेन रोड किस तरफ है? उस लड़की ने इशारे से आहान को रास्ता समझा दिया। जब वो बाहर आया तब लखन उसका इंतजार कर रहा था। कैसा रहा? आहान ने कहा। क्या कैसा रहा? लखन ने कहा। वो लड़की? आहान ने कहा। वो लड़की क्या ये वही लड़की थी जिसके बारे में लखन बात कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जब आहान बाहर टहल रहा होता है तब लखन आता है और उससे कहता है कि उसे उस लड़की से मिलना है। आहान बहुत मना करता है पर वो नहीं मानता। फाइनली आहान ही मान जाता है और लखन उसे एक फार्म में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे बेर के पेड़ होते हैं। एक छोटी लड़की युविका उसे चोर समझकर अपनी बड़ी बहन के पास लेकर जाती है। वो उसे माफ कर देती है। जब वो लखन से मिलता है तब वो उससे वो लड़की के बारे में सवाल पूछता है। आहान का रिएक्शन देखकर लखन हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद वो ऐसे रिएक्ट करेगा। उसने कहा, मैंने पहले उस लड़की को देखा है, वो बहुत सुंदर है। आहान ने कहा। तो लखन बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। उसने आहान को देखा और पूछा, तो क्या तुमने उस लड़की को देखा नहीं क्या? आहान ने कहा, मैंने उसे देखा। उसने व्हाइट कलर का ड्रेस और ग्रीन कलर के इयररिंग्स पहने हुए थे। उसका चेहरा बहुत डेलिकेट और सुंदर था। आहान ने जब उस लड़की का डिस्क्रिप्शन बताया तब वो समझ गया था कि उसने उस लड़की को देख लिया था, पर जो उसका रिएक्शन था उससे वो बहुत हैरान था। लखन ने कहा, तो क्या वो तुम्हें सुंदर नहीं लगी? आहान ने कहा, नहीं वो मुझे सुंदर नहीं लगी। आहान ने ये सारी बातें ऐसे ही बोल दी थी। असल में उसे वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर लगी थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वो इसके बारे में लखन को नहीं बताना चाहता था। लखन ने उसे देखा और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। आहान ने कुछ नहीं कहा। इसके आगे लखन ने कहा, अगर तुम मेरे लिए इस लड़की को सी लायन टावर छोड़ने के लिए मान लो तो फिर तुम्हारा प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। आहान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि खुद एक सवाल पूछा, ये लड़की कौन है? लखन ने कहा, जब तुम उससे जान पहचान बढ़ा लोगे तब तुम खुद ही पूछ लेना। मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें अभी बताया तो तुम गिव अप कर दोगे। लखन की ये बात सुनकर आहान और ज्यादा क्यूरियस हो गया था। अब वो उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहता था।
इतनी बात होने के बाद लखन वहां से पल भर में गायब हो गया था। आहान उसकी गायब होने की स्पीड देखकर हैरान था। उसकी ये टेक्निक अब तक इतनी अच्छी नहीं थी। जब आहान वापस ग्रैंड प्लाजा होटल आया तब उसने देखा कि कोई उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही आहान का मुंह बन गया था। वो आदमी उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जब उसने आहान को आते हुए देखा तब उसने कहा, आहान, मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आहान वहां नहीं रुका और आगे जाने लगा। ये देखकर उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके पीछे चलने लगा। जब आहान ने ये देखा तब उसने कहा, अनंत, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में बात हो सकती है कुछ। तुम यहाँ से जा सकते हो। अनंत ने नहीं सोचा था कि आहान उसे डायरेक्टली मना कर देगा, पर वो जिस काम से आया था वो करे बिना वहां से जाने नहीं वाला था। तो उसने कहा, मुझे लैला के बारे में आपको कुछ बताना है। आहान नहीं रुका और उसने कहा, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना है। हम दोनों में से जो जिसे चूज करेगा वो उसका फैसला है। अनंत अब बेचैन हो गया था। आहान को रोकने का उसे कोई अच्छा रीजन नहीं मिल रहा था। अचानक उसने तेज आवाज में कहा, मुझे सी लायन टावर के बारे में कुछ पता है। आहान ये सुन तुरंत रुक गया और अनंत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानता था कि आहान मार्शल आर्ट वर्ल्ड से था, इसलिए सी लायन टावर सुनकर जरूर रुक जाएगा। इसके अलावा उसे ये भी पता था कि आहान जयपुर सी लायन टावर की वजह से ही आया था। आहान ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तो उसके बारे में तुम क्या जानते हो? अनंत ने चैन की सांस ली और कहा, हम किसी और जगह पर चलकर बात कर सकते हैं, वैसे मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे क्या पता है। आहान ने इसके बारे में सोचा और उसे कोई खतरा नजर नहीं आया। उसने सोचने के बाद कहा, ठीक है। लगभग शाम हो गई थी, इसलिए वो दोनों एक बार में चले गए। वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे, पर जितने लोग थे सब शांत थे। वो लोग बस ड्रिंक कर रहे थे और आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। आहान और अनंत ने एक खाली टेबल देखी और वहां पर जाकर बैठ गए। अनंत ने कहा, आप क्या ऑर्डर करना चाहते हो? आहान ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें जो बात करनी है वो करो, मुझे यहाँ से फिर जाना है। ये सुनकर अनंत ने कहा, आप यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते। आप ड्रिंक करोगे, उसके बाद ही मैं आगे की कोई बात करूंगा। आहान ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मान गया। उसे लगा कि खतरे की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो अनंत उस पर कब का अटैक कर चुका होता। अनंत ने वेटर को बुलाया और 2 ग्लास वाइन लाने के लिए कहा। आहान ने वाइन का एक सिप लिया और कहा, अब बोलोगे जो बात है? अनंत ने आहान को देखा और कहा, बिल्कुल, अब मैं वो बात जरूर बोलूंगा। एक्चुअली उस दिन मैं ये बात जानकर बहुत हैरान था कि आप मार्शल आर्ट जानते हैं, इसलिए शायद आप इतनी अच्छी बॉलिंग भी कर रहे थे। ये बात सुनकर आहान को बहुत अजीब लगा था और साथ ही में वो अनंत को देखकर हैरान हो गया था। अनंत का ध्यान लगातार आहान की वाइन ग्लास पर था। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो मार्शल आर्ट्स जानता था, पर बाकी सारी बातें बस उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए थी। आहान ने कुछ सोचा और वाइन ग्लास उठा लिया। उसके इस एक्शन से अनंत डिस्ट्रैक्ट हो गया था। आहान को मन ही मन बहुत अजीब लगा, पर उसने कुछ बोला नहीं। वो समझ गया था कि अनंत कुछ तो करने वाला था, पर क्या ये उसे समझ नहीं आ रहा था। आहान ने वाइन को स्निफ किया। ये देखकर अनंत के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने रियलाइज किया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसने अपनी नर्वसनेस छुपाने की कोशिश की। आहान को यकीन हो गया था कि इस वाइन में कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसने रिएक्ट नहीं किया, बल्कि अनंत की आंखों के सामने उसने एक बार में सारी वाइन पी ली। जब आहान ने ऐसा कर लिया तब अनंत को भी दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो हाथ फोल्ड करके चेयर का सहारा लेकर बैठ गया। जब आहान ने देखा कि अनंत के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए हैं, तब उसने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? अनंत ने कहा, तुम्हारे मरने का इंतजार। आहान ने प्रिटेंड किया कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने कहा, इस बात का क्या मतलब है? क्या मैं मरने वाला हूँ? इसके बाद उसने अपनी छाती पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारी वजह से मैं मरने वाला हूँ, तुमने मुझे जहर दिया है। उसने जैसे ही ये बात बोली वो टेबल पर गिर गया। अनंत ने कहा, इसका एहसास होने में बहुत वक्त लग गया। ये जहर बहुत खतरनाक है। कुछ मिलीग्राम से एक हाथी तक की तुरंत मौत हो सकती है। अगर कोई हाथी इस जहर की वजह से मर सकता है तो फिर इंसान का बचना नामुमकिन था। आहान उसकी बात सुनकर हैरान था। वो बस मरने का नाटक कर रहा था। उसे पहले से ही पता चल गया था कि अनंत ने वाइन को पॉइजन किया है, पर वो जानता था कि वो उसे सप्रेस कर सकता था, इसलिए उसने वो वाइन एक ही बार में पी ली थी। अनंत की नजर में आहान मर चुका था, इसलिए आहान भी उठने की जल्दी में नहीं था। वो अनंत का पूरा प्लान जानना चाहता था। अनंत अपनी जीत से बहुत खुश था, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता था, पर तुमने मेरे पास कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था। लैला तुम्हें मुझसे ज्यादा कैसे पसंद करती है? वो सिर्फ मेरी है। आहान अभी भी इंतजार कर रहा था कि वो उसकी लाश के साथ कैसे डील करेगा, पर उसे कोई जल्दी नहीं थी। वो अभी बस अपना गुस्सा निकाल रहा था। आहान समझ गया था कि उसे इस बात का गुस्सा था कि वो उसकी लाइमलाइट कैसे चुरा सकता था। वो लैला को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो उन गुंडों से लड़ना चाहता था, पर आहान बीच में आ गया था, इसलिए अब वो उसका दुश्मन बन गया था। अनंत लगातार अपना गुस्सा निकाल रहा था और आहान उसके आगे के स्टेप का इंतजार कर रहा था। उसने मन में सोचा, अपनी बकवास बंद कर और लाश को ठिकाने लगा। फाइनली अनंत ने बोलना बंद किया और उसने किसी को बुलाया। जब वो वहां पर आया तब उसने कहा, इस आदमी को फ्रीजर में डाल दो और फ्रीज कर दो। आहान समझ गया था कि वो उसे फ्रीज करना चाहता था। अगर ऐसा हुआ तो किसी को उसके बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोकल नहीं था और जयपुर में नहीं रहता था। जब वो लोग उसे किचन में ले जा रहे थे तब अचानक से आहान ने अपनी आंखें खोली। ये देखकर अनंत शॉक हो गया।
उसने सोचा कि झटके की वजह से ही उसकी आंखें खुल गई होंगी, इसलिए उसने बार बार उसकी आंखें बंद करने की कोशिश की, पर अहान की आंखें बंद ही नहीं हो रही थी। अनंत के फोर्स लगाने के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा था। अब अनंत डर गया था। उसने धीरे से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आदमी भूत बन गया है? जो आदमी आया था उसने कहा, भूत वगैरह कुछ नहीं होते, सब बकवास है। जैसे ही उस आदमी ने बोलना बंद किया, अहान ने कहा, एक्चुअली भूत होते हैं, मैं हूं ना। अहान की बात सुनकर तीनों बहुत भयंकर तरीके से डर गए। अनंत ने पूछा, तुम इंसान हो या भूत हो? अहान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं, भूत या इंसान? अहान का इतना बोलना हुआ और उसने तुरंत उन लोगों पर अटैक कर दिया था। उनमें से कोई भी लोग मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, इसलिए अहान के लिए उन्हें मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उन्हें मारने के बाद अहान मुस्कुराया और उसने कहा, मैं भूत हूं या इंसान, इसी सस्पेंस में मरो तुम। वो फ्रीजर इतना बड़ा नहीं था, इसलिए वो तीनों को उसमें फिट नहीं कर सकता था। अहान ने सिर्फ अनंत को ही फ्रीजर में डाल दिया था। आखिर ये जगह उसने ही चूज की थी। फ्लैश टेक कंपनी के सीईओ की मौत अब क्या हंगामा करेगी, इससे अहान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जयपुर का मौसम कभी बहुत अच्छा हो जाता था और कभी बहुत अजीब हो जाता था। कभी भी बारिश हो जाती थी और कभी भी तेज धूप निकल आती थी। अहान को लगा कि बाहर जाना सही नहीं होगा, इसलिए वो होटल में ही रहा। तभी लैला वहां पर आई और उसने कहा, यहाँ बैठे बैठे बोर नहीं हो गए? अहान ने कहा, अगर तुम्हें इतना ही बोरिंग लग रहा हो तो फिर तुम मेरे पास आकर क्यों बैठी हो? लैला ने कहा, मैं भी देखना चाहती हूँ कि बोर होकर कैसा लगता है। अहान चुप रहा और लैला को वहां बैठने रहने दिया। उसे लगा कि थोड़ी देर में वो वहां से चली जाएगी, पर लैला का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो बहुत देर तक वहां बैठी रही और अहान को देखती रही। थोड़ी देर बाद लैला ने कहा, तुम इतने अजीब क्यों हो? अहान ने कहा, कितना अजीब हूँ? लैला ने कहा, बहुत ज्यादा। मैं यही बैठी हूँ, कम से कम एक ड्रिंक ही पूछ लो। अहान ने कहा, ठीक है। इसके बाद दोनों एक बार में चले गए और लैला बहुत ड्रिंक करने लगी। अहान के बहुत मना करने के बाद भी वो रुक नहीं रही थी और लगातार ड्रिंक कर रही थी। अहान ने कहा, लैला बस करो, अब हमें चलना चाहिए। लैला ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, पहले मुझे किस करो। इतना कहने के बाद लैला ने अपने आप को अहान को सरेंडर कर दिया और अहान को किस करने का वेट करने लगी। अहान ने कहा, लैला बेवकूफों जैसी बात मत करो, चलो यहाँ से। लैला ने कहा, नहीं, फर्स्ट किस मी। अहान उसे किस नहीं करना चाहता था और किसी भी कीमत पर उसे किस नहीं करने वाला था। लैला बार बार बोल रही थी पर अहान ने ऐसा कुछ नहीं किया। फाइनली लैला बेहोश हो गई और उसके ऊपर गिर गई। अहान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसे अपने रूम में ले गया। उसने उसे बेड पर सुलाया और फिर वो खुद उसके पास सो गया। अगली सुबह जब वो उठे तब दिन चढ़ चुका था। लैला पहले उठ गई थी और फ्रेश होकर तैयार थी। अहान जब उठा तब उसने कहा, तुम जानती हो कल तुमने क्या किया था? लैला ने कहा, मैंने जो किया वो किया, तुमने कुछ क्यों नहीं किया? अहान ने कहा, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ, थोड़ा सा भाव क्या दिया, तुम तो सर पर चढ़ गई। लैला ने कहा, डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दैट। इतना कहने के बाद लैला पैर पटकती हुई बाहर चली गई और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। जब वो वहां से चली गई तब अहान ने अपने आप को सही किया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम रात से अंदर हो और बहुत देर से ये देख रहे हो, अब बाहर आ सकते हो। अहान के रूम में कौन था जिसके होने का अहान को अंदाजा हो गया था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। लखन चाहता है कि अहान उस लड़की को सी लाइन टावर जाने के लिए कहे, पर वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। जब अहान वापस होटल पहुंचता है तब अनंत उसे एक बार में लेकर आता है और उसकी वाइन में जहर डाल देता है। जब अहान बेहोश होने का नाटक करता है तब वो उसे फ्रीजर में डालने का सोचता है, पर तभी अहान अपनी आंखें खोलता है और अनंत को मारकर फ्रीजर में डाल देता है। इसके बाद वो लैला से मिलता है और नशे की हालत में उसे किस करने के लिए कहती है वो, पर अहान ऐसा कुछ नहीं करता। अगली सुबह अहान किसी को बाहर निकलने के लिए कहता है। जब अहान ने ये बात बोली, एक आदमी बाहर निकल कर आया। उसने काले कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ था। अहान ने उसे टेढ़ी नजरों से देखा और कहा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कहा, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, फिर भी तुम यहाँ से गए नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है? अहान को तुरंत उस वार्निंग लेटर का ख्याल आया। वो जानता था कि अगर अहान वहां से नहीं गया तो फिर वो आदमी उससे मिलने जरूर आएगा और आज वैसा ही हुआ था। अहान ने स्माइल किया और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक लेटर से डर जाऊंगा? उस आदमी ने सोचा कि अहान की बात में दम है। उसने कुछ सोचा और कहा, तो फिर अगर तुम उस लेटर से नहीं डरे हो तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी अपनी स्ट्रेंथ के भरोसे अहान को वहां से भेजना चाहता था। अचानक से अहान ने अपना हाथ आगे किया और कहा, रुक जाओ। उस आदमी ने अहान को डाउटफुली देखा और कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? अहान ने कहा, तुम तो इतनी देर से रूम में हो, फिर तुमने अब तक अटैक क्यों नहीं किया? क्या सोच रहे थे? उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि इस वक्त अहान ये सवाल पूछेगा, पर वो ये भी समझ गया था कि उसने ये सवाल क्यों पूछा था। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है इन सब बातों से तुम टाइम टाल पाओगे? अहान अभी नींद से उठा था, इसलिए वो अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए कुछ वक्त चाहता था। यही वजह थी कि वो उस आदमी से सवाल कर रहा था, पर उसने नहीं सोचा था कि वो आदमी उसे अपना क्यूआ एडजस्ट करने का टाइम नहीं देने वाला था। अहान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो फाइट के लिए तैयार हो गया। उसने तुरंत अपने बेड पर रखे हुए तकिए एक एक करके उस आदमी की तरफ फेंके, पर वो भी तैयार था।
उसने अपने पास से एक छोटा चाकू निकाला और उन तकियों को फाड़ दिया। कमरे में चारों तरफ रुई ही रुई फैली हुई थी। आहान को अच्छा मौका मिल गया था, इसलिए उसने उस आदमी पर अटैक कर दिया। आहान के मुकाबले उस आदमी में स्ट्रेंथ बहुत कम थी। दोनों एक दूसरे को लात घुसे मार रहे थे, पर आहान एडवांटेज में था। आहान ने एक कदम पीछे लिया और कहा, अगर तुम मुझे एक कारण बताओ यहाँ से जाने का, तो मैं जाने के बारे में सोच सकता हूँ। वो आदमी पीछे हो गया क्योंकि वो थक गया था और अब आहान से लड़ नहीं सकता था। उसने आहान की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया था। उसने कहा, अब मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और यहाँ से नहीं गए तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। इतना कहने के साथ वो आदमी दरवाजे की तरफ भाग गया। आहान ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो फाइट नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद उसने चारों तरफ देखा और सोचा, लगता है रूम चेंज करना पड़ेगा। रूम चेंज करने के बाद आहान बहुत देर तक बेड पर लेटा रहा। बाहर मौसम ऐसा था कि आहान का कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। शाम होते होते आहान के अंदर बहुत एनर्जी थी और वो उसे यूज करना चाहता था। तब उसे याद आया कि कविश ने उसे शहर में होने वाले बॉक्सिंग मैच के बारे में बताया था। उसने वहां पर जाने का फैसला किया। कुछ बॉक्सिंग राउंड खेलने के बाद आहान बेटर फील करता। जब वो वहां पर पहुंचा, बाहर से ही उसे चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऑडियंस अपने पसंद के बॉक्सर का नाम चिल्ला रही थी और उसके लिए हूट कर रही थी। जब टिकट लेकर वो अंदर गया, तब उसने देखा कि लोग पागलों की तरह उछल रहे थे और दो बॉक्सर्स इस वक्त रिंग में थे। उनकी आंखों का गुस्सा देखकर साफ पता चल रहा था कि वो एक दूसरे को मारना चाहते थे, पर रूल्स की वजह से अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। फिर भी उनके मूव्स बहुत खतरनाक थे। वो अपने अंदर का सारा गुस्सा अपने ओपोनेंट पर निकालना चाहते थे। एक बॉक्सर की होठ से खून निकल रहा था और वो बहुत थका हुआ था। अगर वो अपनी हार मानकर रिंग से बाहर नहीं आता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था, पर वो अब तक रिंग में था। लास्ट में जैसे ही उसे लगा कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसने सरेंडर कर दिया और बाहर आ गया। आहान को लग रहा था कि रिंग में जो बॉक्सर था वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। आहान उसे हराना चाहता था। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि चैलेंजर रिंग में आ सकता है, तब आहान रिंग में आ गया। उसके पास बॉक्सिंग का तो एक्सपीरियंस नहीं था, पर फाइटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पूरे दिन एक आराम के बाद उसकी बॉडी रिलैक्स थी और बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रही थी। जब वो रिंग में आया, तब उसकी पर्सनालिटी देखकर लोगों को लगा कि ये क्या फाइट करेगा, क्योंकि उसके सामने जो बॉक्सर था वो बहुत हट्टा कट्टा था। उसकी नसें बाहर निकल रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। रिंग में जो बॉक्सर था उसने आहान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो लोगों के चीयर्स को एंजॉय कर रहा था। वो लगातार 5 बॉक्सर्स को हरा चुका था, इसलिए उस वक्त उसका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। जब उसने आहान को देखा, तब उसने कहा, लगता है आजकल कोई भी बॉक्सिंग रिंग में आ जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? तुम मेरे छठे शिकार बनोगे। ये सुनकर आहान मुस्कुराया और उसने कहा, लगता है बहुत वक्त से तुमने हार का स्वाद चखा नहीं है। आज सबको बताना तुम्हें हार कर कैसा लगा। उस बॉक्सर ने कहा, कौन हारेगा और कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा। आहान ने कहा, आई होप तुम जितनी अपनी जुबान चलाते हो उतने ही अच्छे से अपने हाथ पैर भी चलाओ। दोनों के बीच में बढ़ता टेंशन देखकर रेफरी ने मैच शुरू होने का अनाउंसमेंट कर दिया। आहान तो वैसे भी यहाँ पर अपनी एनर्जी यूज करने आया था, इसलिए उसने तुरंत उस बॉक्सर पर अटैक करना शुरू कर दिया। आहान ने जैसे ही अपना पूरा जोर लगाकर अपने ओपोनेंट के पैर पर पंच किया, वो रिंग से जाकर टकरा गया। आहान को भी जो भी मौका मिलता वो उस आदमी पर अटैक कर देता। उसे इस तरह अटैक करता देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सिंपल दिखने वाला आदमी इस तरह से बॉक्सिंग कर सकता है। मैं हार मानता हूँ। जब उस बॉक्सर ने देखा कि आहान कूद कर अब उस पर अटैक करने वाला है, तब उसने कहा। रेफरी ने आहान को रोक लिया और उसने अटैक नहीं किया। अब स्टैश पर दूसरे बॉक्सर के आने की बारी थी। सबको लगा था कि आहान को ऐसे फाइट करते देख अब कोई रिंग में नहीं आएगा, पर एक आदमी आने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, अब मैं आऊंगा। आहान ने उसे देखा। वो पहले वाले आदमी से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके पास से किलिंग इंटेंट फील हो रहा था। जब वो स्टैश पर आया, तब उसने आहान से कहा, मैं देखता हूं कि तुम में कितनी पावर है। आहान मुस्कुराया और उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो मैं जरूर पूरी करूंगा। इसके बाद रेफरी ने अनाउंस किया और दोनों के बीच में फाइट शुरू हुई। आहान को फील हुआ कि ये बॉक्सर पहले वाले से ज्यादा स्ट्रांग था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि आहान पैनिक कर जाएगा। उसने उस बॉक्सर पर लगातार अटैक किए और वो भले ही अच्छे से डॉज कर पा रहा था, पर आहान को हराना उसकी बस की बात नहीं थी। लगातार हो रहे अटैक्स की वजह से वो बहुत पैनिक कर गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। आहान ने उसे भी हरा दिया था, पर अब वो आगे फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो रिंग से नीचे आ गया। ये देखकर सब बहुत हैरान थे, क्योंकि आहान में ये फाइट जीतने का पोटेंशियल था, पर वो आगे फाइट ही नहीं करना चाहता था। आहान यहाँ पर सिर्फ टाइम पास के लिए आया था और जब उसका मन भर गया था तब वो नीचे आ गया। जब वो रिंग से बाहर आकर वापस जा रहा था तो सब उसके लिए क्लैप और हूट कर रहे थे। आहान ने देखा कि सामने से कोई उसकी तरफ आ रहा है, पर उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक लिया। आहान को लगा कि वो उससे फाइट करना चाहता है, इसलिए उसने कहा, मैं तुम जैसे ऑर्डिनरी लड़के से फाइट नहीं करना चाहता हूँ। जिस आदमी ने उसे रोका वो दिखने में तो ठीक था, पर उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो फाइट कर सकता था। उसका फाइट करने का कोई इरादा भी नहीं था। उसने कहा, मुझे फाइट नहीं करनी, मेरे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर आहान ने कहा, मैं अब बस टाइम पास करने आया था, मुझे किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा, बात फाइट के बारे में नहीं है, कुछ और बात है, आप मेरे साथ तो चलिए। आहान को डाउट हुआ, इसलिए उसने पूछा,
क्या तुम मुझे जानते हो? उस आदमी को इस सवाल की उम्मीद थी, इसलिए वो मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ आहान रायजादा सर, मैं आपको जानता हूँ। आहान ने पूछा, तुम्हारा बॉस कौन है? उस आदमी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, आप उनसे मिलोगे तब जानोगे ना। आहान की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। इस आदमी ने उसे सस्पेंस में डाल दिया था, इसलिए आहान उसके साथ जाने के लिए मान गया। उसने कहा, चलो। इसके बाद वो दोनों बॉक्सिंग हॉल से बाहर आ गए। आहान को लगा कि वो वहीं पर बात करेंगे, पर ऐसा नहीं था। वो लोग एक कार में बैठे और एक क्लब हाउस में पहुंच गए। वहां पर वो आदमी आहान को एक प्राइवेट रूम में ले गया। वहां पर एक आदमी लड़कियों से घिरा हुआ था। जो आदमी आहान को वहां लाया था उसने कहा, सर मैं इन्हें ले आया हूँ। उस आदमी ने उन लड़कियों को साइड किया और कहा, मिस्टर आहान, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आइए बैठिए। आहान वहां पर एक सोफे पर बैठ गया। उसने पूछा, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? उस आदमी ने कहा, मैं आपको ही ढूंढ रहा था, आप मिल गए। ये देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता भी नहीं सकता। आहान ने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुम्हें मुझसे क्या काम है? उस आदमी ने कहा, मैं आपको हमारे फायदे के लिए ढूंढ रहा था, इससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी। आहान ये सुनकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अनजान आदमी उसके फायदे की बात क्यों कर रहा था। आहान के बदलते भाव देखकर उस आदमी ने कहा, आप मुझे नहीं जानते हैं, इसलिए मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम परम सिन्हा है। ये सुनकर आहान ने पूछा, परम सिन्हा? अनंत सिन्हा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? परम ने कहा, अनंत सिन्हा मेरा कजिन भाई है, वैसे आपने तो उसे मार ही दिया है ना। ये सुनकर आहान हैरान हो गया। उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता। आहान परम का मकसद नहीं जानता था, इसलिए उसने पैनिक किए बिना झूठ बोला। परम ने स्माइल किया और कहा, आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे और अनंत के रिश्ते वैसे भी अच्छे नहीं थे, इसलिए अगर आपने उसे मार भी दिया तो अच्छा ही किया। वो मेरी आंखों में छुपता था। आहान उसे शौक में देख रहा था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। आहान ने कुछ नहीं बोला, बस परम उससे क्यों मिलना चाहता था इस कारण को जानने का इंतजार वो करने लगा। परम ने कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी लाश ठिकाने लगाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। आहान ने कहा, तुम ऐसा क्यों करोगे? परम ने कहा, ताकि आपको मुझ पर भरोसा हो जाए। मैं अपनी सिंसियरिटी साबित करूंगा, तभी तो आप मेरी मदद करने के लिए मानेंगे। आहान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कहा, बातें गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है, जो मदद चाहिए सीधी सीधी मांग लो। परम मुस्कुराया और कहा, अगर आपको सीधी बात पसंद है तो मैं बात घुमाऊंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए फ्लैश टेक कंपनी खरीद लें। ये सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि परम ने उससे ऐसी मदद क्यों मांगी। क्या आहान परम की मदद करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जिस आदमी ने आहान को वार्निंग लेटर भेजा था वो उससे मिलने आता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो वहां पर रहा तो उसकी जान को खतरा होगा। इसके बाद आहान बॉक्सिंग के लिए जाता है, जहां पर वो 2 लोगों को हरा देता है। वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे अपने बॉस के पास लेकर जाता है। वो बॉस कोई और नहीं बल्कि अनंत का कजिन भाई परम सिन्हा होता है। वो चाहता है कि आहान उसके लिए फ्लैश टेक कंपनी खरीद ले। परम की बात सुनकर आहान वहां से जाना चाहता था, पर क्योंकि परम अनंत का भाई था जिसे आहान ने मार दिया था, आहान रुक गया और उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। परम ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, और मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आहान ने कहा, तुम फ्लैश टेक की स्ट्रेंथ जानते भी हो। मेरे पास भले ही पैसा है पर मैं ऐसे कंपनी नहीं खरीद सकता। मैं ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करूंगा। परम मुस्कुराया और उसने कहा, मैंने कुछ सोच कर ही आपसे मदद मांगी होगी ना। मैं जानता हूँ ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। आहान चुप हो गया। वो समझ गया था कि ये आदमी बिल्कुल पागल है। अब एक तरफ आहान था और दूसरी तरफ परम था। आहान ने कुछ सोचा और कहा, मुझे एक कारण बताओ कि मैं ऐसा क्यों करूं। ये सुनकर परम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो समझ गया था कि अगर आहान इस टॉपिक पर आगे बात करने के लिए तैयार है तो इसका मतलब वो उसकी मदद भी कर सकता है। उसने कहा, मैं फ्लैश टेक के बारे में नेगेटिव न्यूज फैला दूंगा, जिससे कंपनी के शेयर प्राइस कम हो जाएंगे। कुछ शेयर होल्डर्स को मैं फोर्स करके शेयर बेचने के लिए बोल सकता हूँ। जब प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे तब आप मार्केट में आकर शेयर खरीद सकते हैं और फ्लैश टेक के ओनर बन सकते हैं। आहान अभी भी परम को घूर रहा था, जैसे अभी भी उसे उस पर विश्वास नहीं था। परम ने आगे कहा, कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मारने का काम मेरा है। उस आदमी के बिना फ्लैश टेक का कोई अस्तित्व नहीं है। आपका काम और आसान हो जाएगा। आहान ने पूछा, कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तुम्हारे क्या लगते हैं? परम ने कहा, फादर, वो मेरे फादर है। ये बात सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, तुम एक कंपनी के लिए अपने बाप को मारने के लिए तैयार हो? परम ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक दिन सभी को मरना ही है, तो फिर पहले मरो या बाद में, क्या फर्क पड़ता है? आहान को पक्का विश्वास हो गया था कि यह आदमी पागल है। उसने कहा, जो आदमी अपने पिता को मार सकता है मैं उस पर भरोसा कैसे करूं? और वैसे भी तुम किसी भी अमीर आदमी से ये काम करने के लिए कह सकते हो, फिर मैं ही क्यों? परम आहान के डाउट को समझता था। उसने कहा, आपने अनंत को मारा है, इसलिए आप इस काम के लिए सबसे सही इंसान हो।
आहान को इन दोनों बातों में रिश्ता समझ नहीं आया, पर वो इतना समझ गया था कि परम अनंत से नफरत करता था। उसने कुछ सोचा और कहा, मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ, पर अभी कोई फैसला नहीं ले सकता। ये बात सुनकर परम थोड़ा डिसअपॉइंट तो हो गया, पर उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि कम से कम आहान इसके बारे में सोचेगा। उसने कहा, जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो फिर आगे बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो सब आपके लिए है, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। ये सुनकर आहान ने कहा, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हारा काम हो गया है तो मैं जाना चाहता हूँ। परम हंसा और उसने कहा, लगता है आपको लड़कियां पसंद नहीं है। आहान ने कहा, मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं यह मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इतना कहने के बाद आहान वहां से उठकर आ गया। वो जब बाहर आया तब वहां पर बहुत शांति थी। रात हो गई थी, इसलिए सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे। आहान बहुत आराम से चल रहा था, पर लोगों को दूसरों का आराम पसंद कहां। वहां पर कुछ नशेड़ी थे जो हल्ला मचा रहे थे। उन्हें देखकर आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, अगर गुस्सा आ रहा है तो अटैक क्यों नहीं करते? आहान आवाज से पहचान गया था कि वो कौन था। उसने कहा, अगर गुस्सा आने पर मुझे अटैक ही करना होता तो मैं सबसे पहले तुम पर अटैक करता। उस आदमी ने कहा, पर अटैक क्यों नहीं करते? मैं तो तुमसे लड़ने के लिए कब से तैयार हूँ। ये बात जिसने बोली थी वो और कोई नहीं बल्कि लखन था। वो सच में बहुत वक्त से उसके साथ फाइट करना चाहता था, पर प्रॉमिस की वजह से रुका हुआ था। ये सुनकर आहान ने कहा, एक दिन मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा, बस वो दिन आज नहीं है। इस पर लखन ने कहा, बॉक्सिंग रिंग में जाकर बॉक्सर से लड़ सकते हो, पर यहाँ पर मुझसे नहीं लड़ सकते। आहान ने उसे घूरा। उसे नहीं पता था कि लखन भी वहां पर था और उसे फाइट करते हुए देख रहा था। उसने कहा, मुझ पर नजर रखना बंद करो। क्यों? तुम्हें मुझसे डर लगता है? आहान ने कहा, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें आसानी से मार सकता हूं। इस बार आहान झूठ नहीं बोल रहा था। अगर वो अपनी रिवर्स टेक्निक यूज करता तो उसके लिए लखन को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। लखन भी ये बात जानता था, पर फिर भी उसने कहा, लगता है तुम आज मजाक के मूड में हो। आहान ने कहा, नहीं, मैं मजाक के मूड में तो बिल्कुल नहीं हूँ। ये सुनकर लखन ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक सीरियस बात बताता हूँ। अर्शद वर्मा फैमिली में वापस आ गए हैं। ये सुनकर आहान को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, पर फिर भी वो थोड़ा हैरान तो था। वो जानता था कि प्रद्युमन और मृणाली उन्हें ढूंढने गए थे, पर वो आने के लिए मान गए थे। इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। जब लखन ने देखा कि आहान के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं है, तब उसने कहा, तुम इसके बारे में जानते थे? आहान ने कहा, हाँ, मुझे पता था कि वर्मा फैमिली खुद को बचाने के लिए हर्षद वर्मा को ढूंढ रही है। लखन ने कुछ नहीं कहा और बस नोट करने लगा। आहान ने आके कहा, और हर्षद वर्मा फैमिली में वापस आ गए हैं, तो फिर वर्मा फैमिली को वो गोल्ड कॉइन सी लाइन टॉवर जरूर लेकर आएगी। लखन ने कहा, जानता हूं। आहान ने कहा, तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या उनके यहाँ आने से तुम्हारा प्लान डिस्टर्ब होगा? इस पर लखन ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर आहान समझ गया था कि ऐसा हो सकता था। उसने कहा, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें अपना प्लान बदल लेना चाहिए, क्योंकि ये हर्षद वर्मा कौन है शायद मैं जानता हूँ। लखन कंफ्यूज होते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? आहान ने कहा, हर्षद वर्मा शायद लेजेंडरी स्वॉर्ड किंग है। स्वॉर्ड किंग सुनकर लखन बहुत हैरान हो गया था। उसने कहा, स्वॉर्ड किंग, जिनके होने ना होने का इतने वक्त से कुछ पता नहीं था? आहान ने हाँ में सिर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। लखन ने पूछा, अगर वो स्वॉर्ड किंग है तो फिर वो यहाँ आने के लिए कैसे मान गए? वो तो फैमिली में आना ही नहीं चाहते थे। आहान को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी, पर फिर उसने सोचा कि अगर प्रद्युमन और मृणाली वहां गए थे तो फिर उन्होंने कोई तिगड़म जरूर लगाई होगी जिससे वो आने के लिए मान गए थे। वहां पर काफी देर तक चुप्पी थी, पर फिर लखन ने कहा, अगर वो वापस आ गए हैं तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना प्लान नहीं बदलूंगा। आहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो बस उसके प्लान का एक हिस्सा था। सारा प्लान सिर्फ लखन का था और वो क्या करने वाला है ये आहान अब तक नहीं जानता था। जयपुर में भी हर्षद वर्मा के वापस आने की खबर फैल गई थी। सब यही बात कर रहे थे कि वर्मा फैमिली के दूसरे ग्रैंड मास्टर वापस आ गए हैं। इतना ही नहीं, कविश ने आहान को यह भी बता दिया था कि बहुत सारी फैमिलीज वर्मा फैमिली को बधाई देने के लिए गिफ्ट्स लाई थी। अब वर्मा फैमिली फिर से ऊपर उठने वाली थी। बोहरा फैमिली ने भी उनके लिए गिफ्ट तैयार किया था। इस बात की हलचल लगभग 10-12 दिन रही और फिर सब शांत हो गया। इस बीच आहान को पता चला कि शिवांक वर्मा फैमिली का हेड बन गया था। आहान बहुत हैरान था कि इतना सब होने के बाद भी शिवांक ने वही किया जो वो करना चाहता था। वो फैमिली हेड बनना चाहता था और लास्ट में वो ही फैमिली हेड बना। जिस दिन वर्मा फैमिली फिर से बन रही थी उस दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो गोल्ड कॉइन जिसे सीक्रेट स्टैश खुलेगा वो उनके पास ही है। इस बात से बहुत हलचल मच गई थी। लोग मान गए थे कि वर्मा फैमिली को हराना इतना आसान नहीं था। हर्षद वर्मा के आने के बाद डेजर्ट वुल्फ ने कुछ भी नहीं किया था। आहान होटल के रेस्टोरेंट में बैठा था और स्नैक्स खा रहा था। उस दिन के बाद वो लैला से नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल गायब हो गई थी। आहान को थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी, पर वो नहीं जानता था कि ये लड़की कहाँ मिल सकती थी।
आहान जब रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहा था, वहां पर कोई आया और उसने कहा, हेलो, कैसे हो तुम? आहान ने जवाब दिया, अब तक तो ठीक था पर अब नहीं हूं। इस पर उस आदमी ने कहा, क्यों? आहान ने मुंह बनाकर कहा, क्योंकि अब तुम आ गए हो। मेरे आने से तुम खुश नहीं हो? इतने वक्त बाद मैं तुमसे मिल रहा हूं। ये सुनकर आहान ने कहा, मैं जानता हूं अगर तुम मुझे ढूंढते हुए आए हो तो तुम्हें मुझसे कुछ काम ही होगा और तुम्हारा काम आसान तो नहीं हो सकता। उस आदमी ने स्माइल किया और कहा, और मेरे यहाँ आने के बाद भी तुम उठकर नहीं गए? तुम्हारा टेम्परामेंट कौन नहीं जानता? तुम्हें जिससे बात नहीं करनी होती है उसके आने से पहले ही तुम चले जाते हो। वर्मा फैमिली का हेड बनना इतना आसान नहीं था। आहान मुस्कुराया और उसने कहा, मैं यहाँ रुका क्योंकि तुमसे मिलना चाहता था। फाइनली तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहते थे। तुम वर्मा फैमिली के हेड बन ही गए। आहान के सामने इस वक्त शिवांग बैठा था। वो जयपुर आ गया था और वहां आने के बाद उसने आहान को भी आसानी से ढूंढ लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्मा फैमिली के जयपुर में सोर्सेस थे। शिवांग ने कहा, इतना आसान तो नहीं था पर जितना मुश्किल मैंने सोचा था उतना मुश्किल भी नहीं था। आहान ने कहा, अब तो तुम वर्मा फैमिली के हेड बन गए हो। मेरे साथ ऐसे खुले में बैठे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? शिवांग ने कहा, मैं क्यों डरूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझ पर अटैक करने के बारे में सोच रहे हो? आहान ने कहा, मैं तो अटैक नहीं करूंगा, पर इसका मतलब ये भी तो नहीं कि कोई और अटैक नहीं करेगा। कोई अटैक नहीं करेगा। यहाँ पर कोई मेरी आइडेंटिटी नहीं जानता है। शिवांग बहुत कॉन्फिडेंट था। आहान ने जब उसके साथ अपनी मीटिंग को याद किया तब उसे एहसास हुआ कि शिवांग हमेशा से ऐसा था। वो हमेशा कोई भी बात कॉन्फिडेंटली बोलता था। उसे जिंदा देखकर आहान बहुत खुश था। उसने कहा, अब कहो क्या बात है? मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ये सुन शिवांग ने कहा, तुम तो बस मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते थे ना, वो हो गया, तो अब जा सकते हो। आहान बोला, अब तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। वैसे भी मेरा रिवॉर्ड अभी बाकी है। शिवांग ने नोट किया और कहा, मैं तुम्हें रिवॉर्ड जरूर दूंगा, पर पहले सीक्रेट स्टैश खुलने दो। तुम्हें वो खुलने तक वेट करना पड़ेगा। आहान ने पूछा, और वो सीक्रेट स्टैश कब खुलेगा? शिवांग ने नाम में गर्दन हिला दी और कहा, पता नहीं। वो ये नहीं जानता था। वो यहाँ पर सिर्फ सीक्रेट स्टैश के लिए नहीं आया था, बल्कि वो डेजर्ट वुल्फ को पूरी तरह से डेजर्ट एरिया से खत्म करना चाहता था। जब आहान ने देखा कि शिवांग शांत हो गया तब वो भी शांत हो गया। उधर परम बहुत बेचैन था क्योंकि आहान ने उससे कहा था कि वो सोचकर जवाब देगा, पर उसने अब तक जवाब नहीं दिया था। उसने कहा, आहान कहाँ पर है? उसका कोई अता पता क्यों नहीं है? उस रूम में वो आदमी भी था जो आहान को बॉक्सिंग रिंग में से क्लब हाउस लाया था। उसने कहा, उसे ढूंढना मुश्किल नहीं है, पर वो इस काम के लिए नहीं मानेगा। परम ने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, ऐसे कैसे नहीं मानेगा? जब परम ये बात बोल रहा था तब वहां पर कोई आया और उसने कहा, अगर आहान नहीं मान रहा है तो फिर मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ये कौन है जो आहान की जगह परम की मदद करना चाहता है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट FM।